वीडियो ऑन करो भाई लोग, एक बार देखें। एक बार अनम्यूट हो जाना सब लोग ना, कितना लोग क्या बना के आया है, ऐप डाउनलोड हो गया नहीं हुआ। अनम्यूट हो जाना भाई। पांडे जी बना के देखे हैं? यस सर। सागर लक्ष्मीकांत। हाँ बताइए सर एक बार 8 नंबर बता दीजिएगा, 10 नंबर और 2 नंबर बन गया है लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। पूछे थे पापा से, वो बता दिए लेकिन समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन किस चीज का था? सर 2 नंबर वो सर वॉल्यूम था ना, जब 1/7 अच्छा 1/27 वाला ना। यस हाँ सॉरी सर 1/27। वो डिटेल्स में बताया सर, बना तो दिए हैं लेकिन। अच्छा ठीक है। सब लोग डाउनलोड कर लिए होंगे जो 247 अड्डा के लिए बोला गया था आपसे। इसमें किसी को भी कुछ दिक्कत अगर हो रहा है तो बताइएगा एक बार। जो आपसे कहा गया था, इसमें जो आपसे कहा गया था कि अड्डा 247 डाउनलोड कर लेने, उसमें आपको एक तरफ बैंकिंग का दिखा रहा होगा, दूसरी तरफ फिर एसएससी का दिखा रहा होगा। इसमें ढेरों एग्जाम है, स्टेट लेवल वाला भी है, लेकिन आपसे कहा गया था केवल बैंकिंग पकड़ने और एसएससी पकड़ने। सागर सिन्हा क्या दिक्कत है बताओ एक बार पहले। सागर दिक्कत क्या है जल्दी बताओ, अनम्यूट हो जाओ। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। सर बोल रहे अगर एसएससी सेलेक्ट करते हैं ना तो बैंक का क्वेश्चन नहीं दिखाता है। तो और साथे बैंक कैसे का दिखाएगा? साथे कैसे दिखाएगा वहां पे तुमको? तो सर कैसे सॉल्व करेंगे फिर दोनों का? अब लीजिए, ये तो बड़ा भारी जुल्म कर दिया। एक के बारे में तुरंत बैंकिंग सॉल्व कर देगा, तो ऐसे से सॉल्व कर देगा रे। नहीं तो सर आप बोले हैं ना कि एक दिन बैंक का एक दिन एसएससी कराएंगे। एक दिन बैंक एसएससी, तो तुम जो अड्डा 247 खोला होगा तो वहां पे लेफ्ट साइड में देखा होगा ट्रिपल डॉट दिया हुआ था, ये डैश वाला। हाँ सर। यहाँ पर तुमको लिखा होगा अड्डा 247 लिखा होगा, समझ गया? हाँ सर हाँ। इसी के नीचे यहाँ पर तुमको लिखा होगा बैंकिंग। जब तुम बैंकिंग का सेट बनाएगा भाई तो ये बैंकिंग लिखा हुआ है। जब तुमको जिस दिन एसएससी का बारी रहेगा तो इसी बैंकिंग को यहीं पर आके क्लिक करेगा ना, तो नीचे तुमको पूरा कहानी दे देगा। तो फिर एसएससी आएगा, फिर तुमको स्टेट लेवल वाला सीए समथिंग कुछ कुछ आता रहेगा। इसी को फिर कर देगा ना क्लिक, तो फिर तुमको एसएससी पकड़ लेगा। तो जिस दिन तुम्हारा बारी बैंकिंग का रहेगा उस दिन बैंकिंग को देखेगा, जिस दिन तुम्हारा बारी एसएससी का रहेगा उस दिन एसएससी देखेगा। ठीक है सर देखेंगे। बस ये चीज है, बहुत सिंपल है, कुछ लफड़ा नहीं था। ठीक है सर। अच्छा ठीक है, दिक्कत बनेगा तो बताना फिर, ठीक है? फोन घुमा देना जिस समय दिक्कत बनेगा उस टाइम में। ठीक है सर हाँ ठीक। ठीक है। अंजू एक बार लाइन में आप आइए, क्या समस्या होगी आपको? अंजू। हेलो। हाँ अंजू बताइए। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंजू, बताइए। ऐप सर हम डाउनलोड हो ऐप गया को था? डाउनलोड किए। हाँ यस सर, बट उसमें समझ में नहीं आया कुछ भी, कोई कैसे बात करना है नहीं, नहीं ऐप करना है। डाउनलोड कर लिए हैं ना, मोबाइल में तो आ गया ना?
यस सर। खोलिएगा तो इस टाइप से दिखेगा, समझिए यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा ट्रिपल डैश दिया रहेगा ऊपर में लेफ्ट साइड में। ओके यहाँ पे सर। अड्डा 247 के नीचे बैंकिंग एसएससी सब कुछ दिया रहेगा, रेलवे वगैरह। ठीक है, यस सर। मोबाइल है अभी ना हाथ में? यस सर। अड्डा वाला खोलिए ना, लाइन में हम हैं, आप अड्डा वाला देखिए, वहां पे दिखेगा। बस भाई लोग जिनका बन गया परेशान नहीं होना रे, आज एक आध दिन टाइम लगेगा थोड़ा सा एक बार एडजस्ट करने में। जो लोग पहले से यूज कर रहे हैं किसी को दिक्कत नहीं है, जो लोग नया में एक आध दिन से यूज करेंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत बनेगा, परेशान नहीं होना उसके लिए। उसमें देखिएगा ट्रिपल डैश ये होगा, सर यहाँ पर खोलिए। यहाँ पे अड्डा 247 होगा, नीचे बैंकिंग यस। लिखा होगा एसएससी, तो बैंकिंग को क्लिक कीजिएगा ना। यस अभी सर। अभी क्या दिखा रहा है? अड्डा 247 के नीचे क्या दिखा रहा है आपको? बैंकिंग एसएससी क्या दिखा रहा है? एसएससी सीजीएल दिखा रहा है सर, एसएससी सिलेक्शन ये सब दिखा रहा है। अच्छा तो इसी को ना, जीपी एसएससी हाँ तो जीपीओ ये। एसएससी को क्लिक कर दिए होंगे ना, फिर इसके बाद यहाँ पर क्लिक करिएगा ये ट्रिपल डैश को, तो दिखेगा पूरा बहुत कुछ, इसमें क्विज दिखेगा, ये क्विज वाला केस दिखेगा। क्विज को क्लिक करिएगा तो सब्जेक्ट आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यही सब दिखेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को क्लिक करिएगा ना तो डेट वाइज दिखते चला जाएगा, यहाँ पे डेट वाइज दिखता चला जाएगा। क्लास के बाद आप एक बार देख लीजिएगा, सुबह या शाम में जब कभी फुर्सत में रहिएगा, दिक्कत बनेगा ना तो उसका स्क्रीनशॉट लिख के भेज दीजिएगा, मतलब खींच के भेजिएगा, दिक्कत बनेगा फिर उस टाइम गाइड कर देंगे आपको। ठीक है, और किसी बच्चे को कुछ भी दिक्कत हुआ तो बताना रे। हो गया ना सबका भाई? जितना भी लोग आज आया है, ये अड्डा 247 का जो आपसे बोला था कि ऐप डाउनलोड कर लेने, सबका हो गया है? किसी का छूटा भी? इसमें चूंकि आपका इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम का जो भी कहानी है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों का जो जिस मीडियम में चाह रहे होंगे आपको उसमें मिल जाएगा। तो सब लोग कर लिए होंगे, जो लोग नहीं भी किए होंगे तो कर लीजिएगा। जिन किसी को भी दिक्कत अगर हो रहा होगा तो आप फोन कर लीजिएगा, हम समझा देंगे कैसे क्या करिएगा। शिल्पी एसएससी का 18 का क्वेश्चन भी बनाए, बस वही बनाना था आपको। डेट वाइज काम करने का रहेगा, जिस दिन बैंकिंग का सेट रहेगा उस दिन देख लीजिएगा, जिस दिन एसएससी का सेट रहेगा उस दिन देख लीजिएगा। अब कल के लिए क्या रहेगा, तो कल आप बैंकिंग का करके आइएगा, लिख लीजिएगा, कल बैंकिंग का करके आइएगा 18 तारीख में। 18 तारीख में, चूंकि अभी ज्यादा हम प्रेशर देके काम नहीं करवा रहे हैं, बस 1 से 2 दिन में एडजस्ट कर जाएंगे हम लोग, फिर उसके बाद से 2-2 सेट बनना शुरू हो जाएगा। तो कल 18/8 वाले केस में 2 सेट दिया हुआ था, एक आपका अप्रोक्सीमेशन का था, एक आपका अप्रोक्सीमेशन का था, बैंकिंग वाला सेट ही, बैंक वाला में ही देखिएगा आईबीपीएस आरआरबी करके दिया होगा, उसमें एक अप्रोक्सीमेशन का था और एक आपका दिया हुआ था मिसलेनियस, जो हम लोग पिछले क्लास में आरआरबी वाला कल जो किए थे एक बार। तो इसमें बैंकिंग में 18/8 के डेट में 2 सेट होगा, 2 सेट में एक हम लोग कर लिए थे, खोल के आप देखिएगा, तो एक हम लोग कर लिए थे, एक और बाकी होगा। मान लीजिए 10-15 क्वेश्चन है, इसमें 15 क्वेश्चन होगा शायद। इस 15 क्वेश्चन में आप देखिएगा ना, थोड़ा बहुत मिसप्रिंट भी है कि कहीं पर क्वेश्चन मार्क छुटा हुआ है, तो ये क्वेश्चन मार्क छुटा होगा ना तो उसका सॉल्यूशन अपने से बना के देखिएगा, केवल सॉल्यूशन देखिएगा, जहाँ पे सॉल्यूशन होगा ना वहां पे नीचे उसका क्वेश्चन पूरा दिया होगा, क्योंकि कहीं कहीं देखिए उसमें मिसप्रिंट है दिया हुआ। तो पहले आप क्वेश्चन पूरा लिख लीजिएगा, समस्या अगर बनेगा तो ओपन करिएगा, उसका टेस्ट में शुरू करके तुरंत सबमिट करके खत्म करिएगा, कोई मतलब नहीं उसका उस टाइम में। और करने के बाद क्वेश्चन सेट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, जो 15 क्वेश्चन है उसमें हमको लगता है कि 7-8 में दिक्कत है, कहीं कहीं क्वेश्चन मार्क प्लस माइनस का कुछ छूटा हुआ है। तो सॉल्यूशन में जो पहला लाइन है ना क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन केवल उतार लीजिएगा, तो पता चल जाएगा क्या छूटा हुआ है क्या मिसप्रिंट है, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा अपने से। ठीक है, तो आज एसएससी का बारी था, आज एसएससी में आपसे करवाया जा रहा है, जो लोग देख के होंगे, जितना लोग देख के आए हैं ना, जो लोग एसएससी का सेट जो बोला गया था आपसे कि 18 तारीख का बना के आने के लिए, जो भी लोग बना के आप आए हैं, एक बार मैसेज छोड़िए हमको, मैसेज छोड़िएगा। ये ट्रिपल डॉट सबसे लास्ट में दिया होगा, यहाँ पे मोर लिखा होगा, यहाँ पे बस इसी को क्लिक करिएगा ना तो चैट का ऑप्शन होगा। जितना भी लोग जो एसएससी का बना के आए हैं, आपसे बना नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, आप तैयारी भले बैंकिंग का करते हैं, परेशान नहीं होइएगा। अगर आप बना के आए हैं तो एक बार मैसेज कर दीजिए।
सागर सिन्हा का बन गया है, साकेत भाई का बना गया है, ठीक है। बनाए हैं धनंजय, लेकिन एक ही क्वेश्चन बना है, कोई बात नहीं। अभिषेक भाई बनाए हैं सर, ठीक है। 9-10 नहीं बना, बस कोई बात नहीं है। सागर का 9-10 नहीं बना है, बाकी बहुत लोग हैं मेरे। मैसेज 4 लोग किया है केवल। लक्ष्मीकांत, हमको क्या लिखा है? बनाया सर, बट हाफ ही बना, कोई बात नहीं। गोपाल सर, मेंसुरेशन में बड़ा प्रॉब्लम होता है हमको, आज में सिर्फ वही था। अच्छा, हमको आज में सिर्फ वही था। सबका मेंसुरेशन था तो अंजू सर मैं नहीं कर पाई क्योंकि समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। श्वेत बनाए लेकिन समझ नहीं आया, बस एक सीआई का बना। सीआई का बना, सब दिन से देखते हैं सीआई, इसीलिए बन गया। श्वेता बनाए लेकिन समझ ही नहीं आया, बस एक सीआई का बना। श्वेता का हो गया, अंजू का हो गया, ठीक है। अभिषेक, अमृत बाबा नहीं बनाए था रे। अंजलि कहाँ चला गया? अंकिता, धनंजय, गोपाल, लक्ष्मीकांत, मधु, निवेदिता, प्रियंका, पूजा गुप्ता, राहुल, रोहित, रोजी, सागर, शक्ति, सत्यम, शिल्पी, सुरभि, स्वत। समझ में नहीं आया सर क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। धनंजय, आपका भी सीआई का बना है। देखिए, क्वेश्चन आपका खुद से बन भी जाए परेशान नहीं होइएगा, अपने से बन भी जाए फिर भी एक बार चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि जितना बार देखिएगा उतना बार ठीक रहेगा। अमृत, दूध, लाइट प्रॉब्लम, अच्छा कोई बात नहीं भाई, लाइट का प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि आप क्वेश्चन बना के आए रहेंगे ना एक बार, तो टाइम अपने को कम लगेगा। अभी हम दो दो सेट नहीं पकड़ रहे हैं। 2 सेट का मतलब है, जो कि एक सेट में अभी देखें 10 क्वेश्चन था, 2 सेट लेते तो कम से कम 20 क्वेश्चन होता ही ना भाई। 15-15 क्वेश्चन का भी सेट होगा, 2 सेट लेंगे तो 30 क्वेश्चन पकड़ लेगा। तो ये बस 1-2 दिन में हम लोग पूरा फ्लो पकड़ लेंगे। अभी 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन का ही टारगेट लेके चलेंगे, कि शुरू में थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा सा बैठने का आदत लग जाए। जैसे बैठने का आदत लग जाएगा ना, फिर काम ठीक हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन में क्या था आपका? पहला क्वेश्चन है आपके हाथ में, the compound interest on a certain sum of money for 2 years at 5% is rupees 328, then the sum is। क्वेश्चन में था, जो लोग नहीं बना पाए थे, क्वेश्चन नहीं मिल पाया था आपको, कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन सेम है, आपको जो इजी रहेगा अपने हिसाब से उसको सेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 328 रुपया मिला है, तो पूछा आपसे वो मूलधन क्या था। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% इज रुपीज 328, देन द सम इज। आपसे पूछा कि 5% के हिसाब से 2 साल में 328 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट बना है, तो मूलधन क्या था। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। मतलब हमको सीआई दे दिया है 328 रुपया, सीआई दे दिया है 328 रुपया, टाइम दिया हुआ है 2 साल का, रेट आपको दे दिया है 5% का। पूछा हमसे प्रिंसिपल क्या होगा, पूछा प्रिंसिपल का क्या होगा। तो जो फॉर्मूला लिखते थे, सीआई बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n माइनस 1, यूज करके तो बना ही दीजिएगा। इस फॉर्मूले का यूज करके बना ही दीजिएगा। आपसे कल भी बोला था, कल तो 3-4 क्वेश्चन हम लोग सीआई पे काम किए बोले। तो इसमें क्या बोला जा रहा है ना, कि इसमें हम लोग इस फॉर्मूले का जितना कम से कम यूज कर पाए। कुछ नहीं बुझाएगा तब तो लास्ट में ये है ही, तब तो लास्ट में ये रहेगा ही। दूसरा चीज आपसे कल क्या बोला गया था, कि सीआई बराबर यूज कर सकते हैं हम लोग न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल। आपसे कहा था कि ये अलग अलग चलता है, इस हिसाब से काम कर देंगे अगर हम लोग, तो ये अलग अलग केवल तरीका आप समझ लीजिए, उसके बाद जैसा आसान रहेगा उस हिसाब से काम करिएगा। सीआई बराबर बोला गया न्यू रेट परसेंट इनटू प्रिंसिपल। आपसे कहा गया था कल, अगर लिखे होंगे अगर आप, तो न्यू रेट परसेंट फॉर 2 years क्या लिखवाया था, कि 2r.r² 2r.r² इनटू प्रिंसिपल बराबर क्या लिखवाए थे, सीआई। सीआई कितना है, 328। अब r का मान चूंकि 5% दिया हुआ था, तो आप इसको सॉल्व करिएगा, 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25, पॉइंट लगाइएगा, 5 दूना 10, 10.25% इंटू प्रिंसिपल करिएगा, किसके बराबर है, 328 के बराबर। इसी को सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा। एक कहानी तो ये बन के आएगा। दूसरा, जैसे ही हमको मालूम है कि 2 साल का 2r.r² होता है, अब ये बनाते बनाते दिमाग में सेट हो जाना चाहिए आपको कि 2r.r² % होता है।
क्योंकि जो लोग पहले से क्लास किए थे ये बताए रहे होंगे। तो CI अगर SI होता तब तो सीधा आप 5 दूना 10 बोल देते, लेकिन CI है तो 2r.r² मतलब 5 दूना 10 50 25। तो सीधे आप बोल सकते हैं ना भाई कि 10.25% और करके, इसका यूज नहीं भी लिखेंगे, करेंगे वही चीज लेकिन लिखेंगे नहीं कि 10.25% का मान अगर 328 रुपया है तो 100% का मान क्या होगा, प्रिंसिपल निकालने के लिए 100% का यूज करें, सीधा काम। 10.25% का मान 328 रुपया है, 100% का मान क्या होगा, यही आपका आंसर है। कुछ बात समझ में आया होगा। 5% के हिसाब से 2 साल में 10.25, 5 + 5 जो x + y + xy/100 करते हैं ना भाई, 5 + 5 + 5 × 5/100। एक मिनट रुकना भाई। चलिए देखिए ये बात तो समझ में आ गया कि 2 साल के लिए 2r.r² 10 और 25 10.25% का मान 328, 100% का मान क्या होगा, यहाँ से कर लीजिएगा। दूसरा चीज कि जब टाइम आपके पास दिया रहेगा और रेट दिया रहेगा, CI दिया हुआ है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को भी समझ लीजिए कि 5% को फ्रैक्शन में क्या लिखिएगा, 5/100 का मतलब 1/20। अब यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं। सोचिए कि 20 रुपया दिया हुआ है, 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा तो 20 के बदले 21 मिलेगा, 20 के बदले कितना मिलेगा, 21। जितना साल बोलेगा उतना बार लिख दीजिएगा, गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 400, गुना करिएगा ये हो जाएगा 441। मतलब दोनों में ये प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का अंतर CI कहलाता है 41। 41 रेशियो का मान 328 था तो 1 रेशियो का मान बोल दीजिएगा कितना, 8। इसका मतलब 400 का मान प्रिंसिपल यही पूछा है, 400 का मान 3200, 400 का मान 3200, यही आपका आंसर बन के आएगा। तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते थे पहला क्वेश्चन को। 5% का वैल्यू 1/20, 20 रुपया मूलधन में 1 रुपया ब्याज, यही ना बोलेगा। 5% का मतलब क्या, 5/100 मतलब 100 में 5 रुपया, 105 मिलता। इसी को सॉल्व करके 20 21 बोल दीजिए, 20 21 बोल दीजिए, 400 करिए, 441 कर दिए, निकाल दीजिएगा यहाँ से। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द हाइट ऑफ ए कोन, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपसे कि द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर, ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय ए प्लेन पैरेलल to the base. If its volume be 1/27th of the volume of the given cone, at what height above the base is the section made? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इस चीज को ध्यान से समझिए। पहले क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है कि द हाइट ऑफ ए कोन, कोन का मतलब शंकु बोल रहे हैं आप, जो लोग हिंदी में बनाते हैं, कोन का मतलब शंकु दिया हुआ। अब ये सोचिए कि यहाँ पे ये शंकु दिया हुआ, ठीक है, ये शंकु का आपका शेप दिया हुआ, ये शंकु दिया हुआ। हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, भाई छापिएगा नहीं अभी, केवल एक बार देखने का कोशिश करिए, छापिएगा नहीं। इसका हाइट दे दिया, मान लीजिए हाइट दे दिया 30 सेंटीमीटर। A small cone is cut off at the top by a plane parallel to the base। जो बेस है ना इसके पैरेलल में, मान लीजिए यहाँ से काटा है दूसरा। तो अब ये जो आपका है, मान लीजिए यहाँ से हम लोग ABC बोलते हैं कि ये शंकु था। अब बीच में आप काटे, तो बीच में काटे तो अब इस हिसाब से आप काट दिए, इसको यहाँ पर D लगा दिए, इसको E लगा दिए। तो ऊपर का शंकु AD और E और नीचे का पूरा बड़ा शंकु AB और C। हाइट बात करेंगे तो हाइट क्या होगा इसका, हाइट आप यहाँ से इसको हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा सीधा सीधा। तो आप क्या करिएगा ना कि ये हाइट जैसे ही रहेगा तो अब A इसका नाम O कर देते हैं, इसका नाम P कर देते हैं। सोचिए तो क्या होगा कि AP का मान तो 30 दे दिया हुआ है। अब इस छोटे वाले कोण में जो छोटा शंकु है इसका ऊंचाई कितना, तो मान लेते हैं स्मॉल h इसका ऊंचाई है। इसका रेडियस क्या होगा, नीचे जो आधार बनता है इसका सर्किल का, इसका रेडियस को स्मॉल r बोले तो PC जो आपका है बड़ा वाला, इसका कैपिटल R बोल देते हैं रेडियस को। शंकु का आयतन क्या होता है ये बताइए। बोला कि वॉल्यूम दिया हुआ 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन। जो ओरिजिनल दिया हुआ है उसका जितना भी वॉल्यूम होगा उसका 1/27 बोला है, दूसरे का होगा छोटे वाले का। मतलब अगर बड़ा वाले का हम बोल दें कि वॉल्यूम ऑफ छापिएगा नहीं अभी, समझिए केवल वॉल्यूम ऑफ ABC, ये बड़ा वाले का अगर 27 बोलते हैं,
27 1/27 बोला ना, 27 सेंटीमीटर क्यूब ही बोल देते हैं अगर मान लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला जो बनेगा ADE, इसका क्या लिखिएगा आप? इसका लिखिएगा 27 का 1/27 मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात समझ में आया? दिक्कत होगा तो बताइएगा। पांडे जी आवाज नहीं आ रहा है, बड़ा मुश्किल है। नेटवर्क पकड़ दिया क्या? नेटवर्क इश्यू है भाई। और लोगों को आवाज आ रही है? और लोगों को आवाज आ रही है? सागर भाई आ रही है, ठीक है। रोजी राहुल सबको ठीक है, ठीक है भाई। साकेत एक बार देखिएगा, अगर वैसा कुछ देखिए, समय का कुछ लफड़ा है। कुछ बच्चा बोल रहा है कि नेट का भी इशू हो जाता है शाम में, तो समझिएगा। वैसा कुछ बनेगा तो बताइएगा, तब 4 बजे भोरे पढ़ेंगे हम लोग। कहानी खराब हो जाएगा उसके बाद। वॉल्यूम ऑफ ABC बोल दिया कि पूरे वॉल्यूम को 27 बोल देंगे तो छोटा वाला हो जाएगा 27 का 1/27 करेंगे, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक तो ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पे कि अब इसमें ये जो ट्रायंगल बनेगा ना AOE, ट्रायंगल जो बन रहा है AOE, और ये जो ट्रायंगल APC है, ट्रायंगल APC, ये दोनों क्या रहेगा? सिमिलर ट्रायंगल है। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि इस दोनों में AOE, ये जो AOE है ऊपर वाला जो बनेगा, और नीचे APC में जैसे ये परपेंडिकुलर है तो क्या बोल देंगे कि ये तो आपका 90 डिग्री का, मतलब O 90 डिग्री तो P 90 डिग्री, दोनों ट्रायंगल में। A तो दोनों में कॉमन रहेगा, OAE बोलेंगे तब, PAC बोलेंगे तब, दोनों कॉमन। तो किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर है, और उसको बोल देंगे सिमिलर ट्रायंगल है। और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर होगा तो क्या कहते हैं? जैसे ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाता है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? इसमें क्या बोल सकते हैं कि इसका हाइट हमको नहीं मालूम, तो AO, इसका हाइट AO मान लेते हैं, H है दिया हुआ, और AO इसका हाइट है। मतलब अगर हम लिख भी दें इसको कि ये जब दोनों सिमिलर है दिया हुआ, तो AO बाई AP इसके हाइट का रेशियो बराबर इसके रेडियस का रेशियो निकाल लेते हैं, तो स्मॉल r बाई कैपिटल R बोल दीजिएगा। यहाँ से AO का मतलब स्मॉल h बोलते हैं, और AP का मतलब 30 दिया हुआ है, किसके मान के बराबर? तो बोलिएगा आप r बाई R के मान के बराबर। ये तो क्लियर है। ये सिमिलर ट्रायंगल का ही प्रॉपर्टीज है भाई, सिमिलर ट्रायंगल का ही प्रॉपर्टीज है। दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई। H/30 का वैल्यू R/R निकल के आया। यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है 27 है और 1 है, और वॉल्यूम आपको मालूम है होता क्या है? सिलेंडर का वॉल्यूम जो बेलन है, बेलन का होता है πr²h, सिलेंडर का है πr²h, और ये आपका कोण का है तो इसका होता है 1/3 πr²h। तो अगर हम बात करते हैं कि छोटे वाले का क्या होगा, बड़े वाले का क्या होगा, तो आप छोटे वाले का लिखिएगा 1/3 πr²h लिखिएगा, और बड़े वाले का क्या लिखिएगा? तो 1/3 पाई कैपिटल R², h का मान 30 दिया हुआ है, इसी का बराबर में क्या लिखिएगा? तो छोटे वाले का वॉल्यूम है 1 और बड़ा वाले का है 27। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। सौरभ बताए थे रे, सौरभ बताए क्या थे इसमें? सिमिलर कैसे हुआ ध्यान से समझ लीजिए, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है ध्यान से समझिए। सिमिलर कैसे हुआ? ABC, ये पहले से ये बड़ा वाला दिया हुआ है शंकु आपका, और ये आपका छोटा, ये आपका बड़ा वाला दिया हुआ है, और ये आपका छोटा वाला दिया हुआ है। ठीक है भाई, ABCDE कर दिए। आपसे बोल दिया गया यहाँ पे कि अब आप A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर जैसे ड्रॉ करिएगा, इसका नाम बोल दिए O, इसका नाम बोल दिए P, ये आपका स्मॉल r, ये आपका कैपिटल R, यही ना नाम बोले थे। AO का मान स्मॉल h बोल देते हैं, ये पूरा मिला के AP का मान तो 30 दिया हुआ है। ध्यान से समझिए, आपके मन में है कि सिमिलर कैसे हुआ? सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज बोलते हैं, समरूप त्रिभुज सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है भाई कि इसका समरूप हो, रूप बराबर हो। सम का मतलब बराबर, रूप का मतलब दिखने में चेहरा उसका, तो चेहरा बराबर हो, साइज से नहीं मतलब है, शेप बराबर हो, शेप इक्वल हो, बस ये बोला गया।
तो आपसे कहा कि ए ओ ई एंड ट्रायंगल ए पी सी में, इन ट्रायंगल ए ओ ई और ए पी सी में, आप सोचिए कि जब यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि इस कोण को आप जब जैसे ही ये परपेंडिकुलर है तो ये तो 90 बनेगा ना भाई। ए ओ ई में क्या बोलेंगे आप यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में कि ए ओ ई का मान 90 डिग्री, तो बोलिएगा ए पी सी का मान 90 डिग्री। ए पी सी का मान 90, मतलब ये दोनों को 90-90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 पकड़ लिया। ए का मान हम कुछ भी अपने मन से बोल दें, मान लीजिए 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी ले लेते हैं। अगर 30 डिग्री बोल दिया, सोचिए तो अगर दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो अगर इसको 30 डिग्री बोल देंगे तो इसका मतलब क्या बोलिए, कोण ए यहाँ भी जो बनेगा तो कोण ए बराबर कोण ए ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन है आइटम 30 डिग्री। तो यहाँ पर ई का मान कितना, ई का मान बोलिएगा 60, तो यहाँ पर सी का मान क्या बोलना पड़ेगा 60, मतलब ये 30 के बराबर, ये 60 के बराबर। और जब त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर हो जा रहा है तो आप बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल है। और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, मतलब ए ओ बट्टा ए पी बराबर बोल दीजिएगा ए ई बट्टा ए सी बराबर बोल दीजिएगा ओ ई बट्टा पी सी। बस यही इसका रिलेशन होता है। और भी है लेकिन तत्काल अभी आपको इसी से काम है, इसी में देख लीजिए। समझ में आया सिन्हा जी? दिक्कत है तो बताइए। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो फिर ज्योमेट्री का क्लास करिएगा, अगर इसमें समस्या है तो ज्योमेट्री का क्लास करिए, उसके बाद फिर समझ में आएगा। वैसे हम ऊपर समझा दिए आपको। दिक्कत है तो बताइए जल्दी। चलिए, तो यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो 1/27 में दिया हुआ है। 1/35 तो कॉमन कट जाएगा दोनों तरफ। 1/3 पाई ऊपर नीचे कॉमन कट जाएगा, तो आर स्क्वायर एच से मतलब है। और स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का वैल्यू h/30 दिखा हुआ आपको। स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का मान h/30 दिया हुआ है। तो सोचिए ना यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, मतलब इसको आप लिख सकते हैं ना h स्क्वायर बाई 30 का स्क्वायर, और यहाँ पे h/30 और है, ये किसके बराबर, 1/27 के बराबर। तो सोचिए कि ऊपर में h स्क्वायर इंटू एच, मतलब h का क्यूब है दिया हुआ। यहाँ पे 30 का स्क्वायर और 30 मतलब 30 का क्यूब दिया हुआ, और 1/27 किसका क्यूब होता है, 1/3 का। तो लिखिएगा ना भाई कि h/30 का वैल्यू 1/3, तो h का मान 10। तो जैसे ही h का मान ऊपर में 10 बोलिएगा तो नीचे वाला आइटम 20 हो जाएगा। पूछा था कि नीचे से कितना ऊपर की दूरी पर काटा है, तो बोलेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर काटा है। क्लियर नहीं हुआ? नहीं बुझाया तो बोलिए, फिर से बताएंगे। नहीं बुझाया तो बताइएगा, एक बार फिर से फ्रेश समझ लीजिए। ऊपर ऊपर पास हो गया होगा कुछ लोगों को, ऊपर ऊपर पास हो गया होगा, कोई बात नहीं, समझ के देखिए फिर से एक बार फिर से समझ के देखिए। ये आप फोटो समझिए, ये आपका शंकु दिया हुआ है, ये आपका शंकु दिया हुआ है, मान लीजिए, ठीक है। ये आपका शंकु दिया हुआ, आपसे बोला इसका ऊंचाई दिया है 30 सेंटीमीटर। आपसे बोला कितना ऊंचाई का दूरी पर काटते हैं, इतना ऊंचाई के दूरी पर काट देते हैं, एक शंकु और हो जाता है, एक शंकु और हो जाता है। आपसे बोला गया है कि इसका पूरा ऊंचाई, ये पूरा ऊंचाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर का। हाइट ऑफ ए कोन 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाई ए प्लेन पैरेलल टू द बेस, जो बेस है दिया हुआ इसी का पैरेलल में यहाँ से एक शंकु ऊपर से काट लिए आप, ऊपर से ये काट लिए, तो जो बचेगा वो फ्रस्टम का शेप बनेगा, जो बचेगा वो छिन्नक का शेप बचेगा, बाल्टी टाइप का शेप बचेगा। अब क्या करिएगा, आपसे बोला कि वॉल्यूम दिया हुआ है छोटे वाले का, बड़ा वाला जो वॉल्यूम होगा उसका 1/27, मतलब अगर हम लिख दें कि वॉल्यूम ऑफ, इसका नामकरण कर देते हैं एक बार, ए बी सी, इसको DE कर देते हैं, तो आप बोलिएगा ना वॉल्यूम ऑफ किसका, तो ADE, कोण जो आपका बन के आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोण ADE बट्टा बोल दें वॉल्यूम ऑफ कोण ABC, इसका वैल्यू कितना होगा रेशियो में, तो आप बोल रहे हैं 1/27 दिया हुआ है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ, कुछ नया नहीं लिख दिए, केवल फोटो में दिखा दिए कि क्या हुआ।
ये बात समझ में आया? अंजू बताइएगा, साकेत बाबू बताइएगा, दिक्कत अगर होगा तो बताना रे भाई। साकेत कट गया क्या रे? उसी को दिक्कत था। यहाँ तक तो ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है, गुड। आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है? लिख लीजिएगा, जिनको याद है बढ़िया, नहीं याद है लिख लीजिएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग यहाँ पे मान पुट कर देते हैं। छोटे वाले का रेडियस को बोल रहे थे, छोटे वाले का रेडियस को स्मॉल आर, बड़े वाले का रेडियस को कैपिटल आर बोल रहे हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को बोल देते हैं पी, इस पॉइंट को बोल देते हैं आर। तो क्या बोलिएगा, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो छोटा वाला जो कोण है दिया हुआ शंकु, इसका रेडियस कितना आर है, तो आर स्क्वायर एच कितना, तो एच को स्मॉल एच मान लेते हैं। अब नीचे वाले का जो बड़ा वाला है एबीसी, इसका आयतन कितना होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका पी है तो इसको एस ले लेते हैं, क्योंकि आर तो मना हुआ है। तो पाई आर स्क्वायर और एच कितना, तो एच हाइट इसका 30 दिया हुआ था, तो आप इसका हाइट 30 बोल दीजिएगा। यहाँ तक तो ठीक है। और इसी का मान 1/27 दिया हुआ था। दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक पहले। अब ये 1/3 पाई तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, 1/3 पाई दोनों में कैंसिल हो गया। इसको इक्वेशन 1 लगा के छोड़ दीजिए अभी यहीं तक। आर स्क्वायर एच बाई आर स्क्वायर 30 का मान 1/27 लगा के यहीं पर छोड़ दीजिए। यहाँ तक तो सबका क्लियर है। आगे रिलेशन में क्या दिया हुआ है कि ऑल्सो बोलिएगा कि ट्रायंगल ए पी ई और सिमिलर ट्रायंगल किसका, तो ए एस सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये यहाँ पर हम क्लियर किए थे आपको। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर ट्रायंगल होगा तो करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होता है, भुजा में संगत अनुपात बराबर है। तो एपी का मान ले लीजिए, एपी डिटेल्स लिख देते हैं। हाइट इसका छोटे वाले का एपी, तो बड़े वाले का एएस। छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर मतलब पीई, तो बड़े वाले का रेडियस एससी। क्या हो जाएगा, एपी का मतलब लिखिएगा स्मॉल एच, एएस का मतलब लिखिएगा 30, पीई का मतलब लिखिएगा स्मॉल आर, एससी का मतलब लिखिएगा कैपिटल आर। यहाँ तक तो समझ में आया होगा सबको भाई। इसको इक्वेशन 2 पकड़ लेते हैं। इसमें किसी को दिक्कत तो बता दीजिए। R/R का मान h/30 दिया हुआ है, किसी को दिक्कत तो बताना रे भाई। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे स्मॉल ऊपर जो दिया हुआ था, समझिए ऊपर में क्या दिया हुआ था कि स्मॉल आर स्क्वायर बाई एच, और यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर 30 का मान 1/27 दिया हुआ था। इसको इक्वेशन 1 माने थे। और नीचे दिखे आर बाई एच का मान, आर बाई आर का मान, आर का मान देखे थे हम लोग h/30 मिला था हमको इक्वेशन 2 से। बस यही तो कहानी था। हम लोग इसका वैल्यू 2 वाले का वैल्यू अगर 1 में पुट कर देना, फ्रॉम 1 क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसके जगह पे लिख सकते हैं h²/30 का स्क्वायर। ये r² की जगह पे h²/30 का स्क्वायर बोल सकते हैं ना भाई। और ऊपर में फिर आप देख रहे हैं कि h दिया हुआ है, बगल में हो जाएगा नीचे 30 का मान 1/27 दिया हुआ है। मतलब आप इसको लिख सकते हैं ऐसा, h² गुना h, ये समझने के लिए h³/30 का क्यूब बराबर क्या होगा, 1/27 का मतलब 3 × 9 × 27। h³/30 का क्यूब बराबर 1/3 का क्यूब। इसका मतलब h/30 का मान 1/3 आएगा। इसी को काट दीजिएगा, 10 से कट जाएगा, तो h का मान 10 हो जाएगा। तो पूरा दिया हुआ 30, ऊपर का 10, तो नीचे का 20। ये बात समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो बताइए। इसमें किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए भाई। इसमें दिक्कत अगर है तो बताइए। समझ गई सर, बहुत बढ़िया। पांडे जी आपको समझ में आ गया होगा, आप बीच में कट गए थे, नेटवर्क इशू रहा होगा आपका। ये बात समझ में आ गया आपको कि अब क्वेश्चन में क्या था,
अब आपको क्या समझ में आया कि h का मान तो 10 निकल गया। h का मान जब 10 निकल गया, पूरा आइटम 30 था, तो ये कितना है? तो यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई बन के आएगा ये 20 कहलाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एट व्हाट हाइट एबव द बेस, बेस से कितना ऊंचाई पर आप वो कोण काटे थे? तो बोलिएगा 20 सेंटीमीटर के ऊंचाई पे कोण काटे थे। यही आपका 20 नंबर ऑप्शन 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है आंसर। समझ में आ गया होगा? दिक्कत होगा तो बताइए। बढ़ते हैं इसको लेकर आगे। फॉर्मूला क्या याद रखने का हो गया इसमें? फॉर्मूला याद रखने का हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। शंकु का आयतन क्या है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक चीज आपको ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा आइटम, सिमिलर ट्रायंगल में देखा कि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण बराबर हो जाएगा। और जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर चलेगा। बस एक का हाइट दूसरे का हाइट, एक का रेडियस ले लिए तो दूसरे का भी रेडियस पकड़ लिए। इसका मतलब बेस, इसका बेस, इसका बेस, इसका हाइपोटेनियस तो इसका हाइपोटेनियस, मतलब दोनों ट्रायंगल का परपेंडिकुलर का रेशियो, दोनों के हाइपोटेनियस का रेशियो, चाहे दोनों के बेस का रेशियो लेंगे, करस्पॉन्डिंग हिसाब में सब बराबर चलेगा। यहाँ तक तो ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? ABCD is a trapezium with AD and BC parallel sides. E is a point on BC. The ratio of the area of ABCD to that of AED is. क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, केवल छोड़ दिए होंगे कि भाई ये मेंसुरेशन है तो क्यों बनाए। जो लोग अगर ट्राई कर लिए होंगे तो बड़ा इजी दिख रहा होगा। जो लोग ट्राई नहीं किए होंगे तो बस ये सोचे होंगे आप कि अब ये मेंसुरेशन है, क्यों बना से बड़ा टफ होगा। ट्रेपेजियम बोलते हैं आप समलंब चतुर्भुज को। जो लोग हिंदी वाले भाई हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज को। ऑडियो आ ही नहीं रहा है सर, क्या हो गया? बहुत भारी जुलूम हो गया हो? पांडे जी मैसेज कर देते हैं आपको। सबको आ रहा है, पांडे जी को नहीं आ रहा है। पांडे जी का नेटवर्क इशू होगा भाई। तो चलिए, हाँ नेट का इशू होगा। शाम के टाइम में थोड़ा समस्या लगता है ज्यादा है, तब इसका मतलब थोड़ा हिम्मत करो, 4 बजे भोर में उठो तब। देख भाई क्या करेंगे इसमें। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि पहला फिगर समझ लीजिए। फिगर है इस टाइप से, फिगर देखते हैं हम लोग इस टाइप से। ये समलंब वाला केस हो जाएगा, ठीक है भाई। ये समलंब का केस हो जाएगा। मान लीजिए AD B और C बोला है, जैसा क्वेश्चन है इससे ठीक है। उमा बोले नहीं सर यही ठीक है। ठीक है भाई उमा, खाना पीना तुमको बनाना पड़ता होगा रे। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ये ABCD समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है। AD और BC बोल दिया पैरेलल साइड है, AD और BC बोल दिया पैरेलल है। अब आपसे क्या दिया कि E इज ए पॉइंट ऑन BC। BC पर कोई पॉइंट E दिया हुआ, कहीं भी पकड़ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बोल देते हैं कि E दिया हुआ। तो आपसे कहा कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ABCD टू दैट ऑफ AED, मतलब इससे इसको मिलाइए, इससे इसको मिलाइए। तो क्या मिलाइएगा? तो इस पॉइंट से आप इसको मिला दीजिए, इस पॉइंट से आप ये मिला दीजिए, फिगर आपका ये तैयार हुआ। तो सोचिए आप कि जैसे ही ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है कि एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है? आप बोलते हो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 गुने दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू गुना उनके बीच की लंबात्मक दूरी। 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की लंबात्मक दूरी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने
समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की लंबात्मक दूरी। ये फॉर्मूला है कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब ये परपेंडिकुलर साइड तो हमको समझ में आ चुका है। आपसे पूछा कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ एबीसीडी, मतलब आपसे किसका निकालना है, तो एरिया ऑफ जो समलंब चतुर्भुज है एबीसीडी का किसके तुलना में, तो बोला आपसे कि इज टू किसका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी। ये फाइंड करिए क्या होगा, क्वेश्चन यही था। तो हमको तो पहले ये फाइंड करना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो अब हम यहाँ से मान लीजिए कि ये ई पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ई पॉइंट से परपेंडिकुलर ईएफ ड्रॉप कर लेते हैं, मान लीजिए ईएफ ड्रॉप कर लेते हैं। इसका मतलब ये आइटम 90 डिग्री बन के आएगा, परपेंडिकुलर तो 90 बनेगा दोनों साइड, 90 वाला केस। तो क्या लिखिएगा 1/2 इंटू एरिया का जानते हैं कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है, एडी प्लस बीसी, एडी प्लस बीसी, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी क्या है, तो ईएफ है। आप बोल दीजिएगा ईएफ है। अब इज टू रेशियो क्या लिखिएगा, अब जो ट्रायंगल एईडी बना, तो कोई त्रिभुज मान लीजिए ऐसा है, ई है, ए है और डी है, और ये ईएफ बोल दिया, इसके बीच की दूरी है। तो आप जानते हैं ना कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 इंटू बेस कितना, तो एडी, और हाइट कितना, तो ईएफ, यही ना बोलिएगा। आप लिखिएगा इज टू, ये बीच में आपका रेशियो का साइन है, 1/2 इंटू बेस हो गया एडी और हाइट हो गया आपका ईएफ, हाइट हो गया आपका ईएफ। यहां से काट दीजिएगा, क्या कटेगा, ये आपका बीच में रेशियो का साइन है रे भाई, कंफ्यूज नहीं हो जाना तुम लोग। अब देखिए काटेंगे तो हाफ से तो ये हाफ कैंसिल, ईएफ से ईएफ कैंसिल, मतलब रेशियो क्या बन के आएगा, तो बोलिएगा आप एडी प्लस बीसी इज टू एडी। बस यही हमारा आंसर है। तो आप बोलिए कि आंसर सब तो दिया हुआ है फ्रैक्शन मोड में, तो फ्रैक्शन मोड में तो भाई 1:2 का मतलब क्या होता है, 1/2, मतलब एडी प्लस बीसी बट्टा एडी बोल देंगे, एडी प्लस बीसी बट्टा एडी, यही चौथा नंबर ऑप्शन डी नंबर जो आंसर था। तो इस क्वेश्चन में क्या देखने का हुआ, कि इस क्वेश्चन में देखने का हुआ कि अगर फॉर्मूला याद है तो बनेगा, फॉर्मूला है दिक्कत। बार क्यों दिया है, अरे वो भुजा को साइड को डिनोट करता है रे सागर, ये रेकरिंग वाला क्वेश्चन नहीं है कि फिर घटाने बैठ जाना रे भाई, वाह कहानी खराब हो जाएगा, फिर वैसा काम नहीं कर देना। वो रेकरिंग का क्वेश्चन नहीं है, साइड को डिनोट करते हैं बस, इसलिए दिया हुआ। तो आपको समलंब चतुर्भुज का ट्रेपेजियम का एरिया है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला आपको याद रखने का है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आपको ये याद करने का है। दिक्कत होगा तो बोलना रे सौरभ सिन्हा, रोहित भाई, लक्ष्मीकांत, धनंजय, अमृत, अभिषेक, किसी को भी दिक्कत है तो बोलना रे बाबा। अंजलि, अंजू, धनंजय, किसी को भी दिक्कत है, गोपाल झा भाई, मधु कुमारी, निवेदिता, रोहित 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 के बाद कौन बचा, रोजी है, सागर सिन्हा है, सती है, सत्यम कुमार, कोई दिक्कत होगा तो बताना रे भाई। सौरभ सिन्हा, शिल्पी, सुरभि, श्वेता, उमा, दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स रेडियस इज। बैंकिंग वाला बच्चा बोलिए सर ये हम सबको नहीं पूछता है, ये पूछा गया आपका बैंक में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका सरफेस एरिया स्फीयर में आईबीपीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। क्वेश्चन बैंक अगर उल्टाते पलटाते होंगे तो आपको दिखता होगा ये सब क्वेश्चन, इस सब टाइप का भी। इसीलिए जो पढ़ रहे हैं पढ़ लीजिए, आराम से फायदा ही करेगा आपको। चलिए देखिए सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है। ये जो गोला होता है ना भाई, इसका वॉल्यूम तुमको मालूम है कि 4/3 पाई आर क्यूब पे काम करते हैं। जब ये स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, इसका होल सरफेस एरिया बोले तब, चाहे लेटरल सरफेस एरिया बोले तब, पार्ट्स ऑफ पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले तब, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तब, दोनों वही होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए।
अब आगे चलते हैं। तो सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना 346.5। आपसे बोला रेडियस क्या होगा, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर का मान 346.5 दिया हुआ है। मान तो निकाल ही लीजिएगा। आर का मान क्या लिखिएगा, रूट ओवर सीधे कर दीजिए 346.5 बट्टा 4 पाई का मतलब 22 लिखिए, और इसका मतलब 22/7 होता है। पॉइंट था तो एगो नीचे 0 लगा दीजिए। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा छोड़ देंगे। देख लेते हैं 6 3 9 5 4 9। अभी जो डिविजिबिलिटी पढ़े थे हम लोग, अभी जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे ना बीच में, 2-4 दिन पहले हम लोग डिवीजन वाले क्लास में सुबह शाम दोनों बैच में करवाया था। तो उस बैच में क्या पढ़े थे कि जब कोई संख्या 11 से कटता है तो आपसे कहा कि अल्टरनेट डिजिट को चेक कर लीजिएगा जोड़ के। 3 में 6 जोड़ेंगे 9 बनेगा, और ये 4 में 5 जोड़िएगा 9 बनेगा। अल्टरनेट डिजिट को जोड़कर देख लीजिएगा, उसका सम का जो डिफरेंस बनेगा, ये 3 और 6 जोड़ने से 9 बना, और इधर 4 और 5 अल्टरनेट जोड़ने से 9 बना। तो दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, चाहे 11 का मल्टीपल होना चाहिए, संख्या 11 से कट जाएगा। हम सोचे किससे काटे किससे काटे, हमको दिख गया कि भाई 11 से ये कट सकता है। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 पचे 55, उठ जाएगा ना भाई। अब आप 5 से काटिएगा तो 2 कटेगा, 5 से काटिएगा तो 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 63 गुना 7, 9 सत्ते 63, मतलब ऊपर में हो गया 21 और नीचे हो गया 4 गुना 4 मतलब 4, 4 पंचे 20, 5.25 यही हमारा रेडियस बन के आएगा। रेडियस 5.25 वही आपका आंसर में था। तो अब इसमें क्या है, काटने का केवल कहानी हिसाब से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आसान चलेगा। फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में दिया हुआ कि एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 5 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल, देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज। अब रेगुलर पॉलीगन के लिए क्लास में आपसे बताया गया था, बाकी जो लोग नहीं पढ़े थे पहले से पढ़े होंगे अपने से। तो रेगुलर पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन ये बंद आकृति के लिए बात करते हैं। छोटा सबसे त्रिभुज होता है, उसके बाद बस यही चतुर्भुज है, फिर आपका ये पेंटागन हेक्सागन सेप्टागन जो करना करते रहेंगे हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ 360 डिग्री होता है। इसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे, 3 को त्रिभुज बनेगा 540 डिग्री बोल देंगे। तो अब ये रेगुलर हेक्सागोन में आप पढ़े होंगे फॉर्मूला, नहीं तो फिर से लिखिए फॉर्मूला। मेंसुरेशन में क्या है कि फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बनेगा, फॉर्मूला नहीं याद है क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जिन लोगों का फंसा हुआ था, मान लीजिए पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं समझे कि कैसे 21/3, 21/3 नहीं है रे भाई, 21/4 है। बहुत भारी जुलूम कर देगा रे धनंजय। 21/3 तो 7 हो जाएगा। बुझ गया, जल्दी बताओ। हाँ बुझ गए, बढ़ेंगे आगे। ये काट छाट करेगा ना तो तुमको निकल के आएगा यहाँ पे 63 गुना 7 हुआ ना, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और यहाँ पे 7 है, तो 2 7 में से 1 7 रहेगा, 9 का वर्गमूल में 3 आएगा, यही हो जाएगा 21, और 4 है और 4 है, तो यही ना आपका 4 गुना 4 16 का मतलब 4 हो जाएगा। इसीलिए 21/4 लिखे थे। दिक्कत है तो बताइए। जी समझ गए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब इसके लिए फॉर्मूला आप लिख लीजिए पहले, रेगुलर पॉलीगन के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए। इंटीरियर एंगल, एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, तो लिख लीजिएगा कि सम ऑफ, फॉर्मूला में डाल दीजिए, पहला में डाल के नोट अपना लिख लीजिएगा, नोट करके लिख दीजिएगा। पहला में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए एन साइडेड, एन भुजा वाला होगा, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। लिखिएगा एन भुजा वाले, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, एन भुजा वाले समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का जोड़ n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। जबकि बी में लिखिएगा सेम चीज कि सम ऑफ ऑल, इसका प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे अभी, ये सब चीज ज्योमेट्री वाला क्लास में ट्रिगोनोमेट्री में दिखा देते हैं, अभी नहीं दिखाएंगे, केवल सीधा काम करिए। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स of a n-sided regular polygon
बराबर लिखिएगा 360 डिग्री। ये हमेशा फिक्स होता है, ये हमेशा फिक्स होता है। सबका प्रूफ है लेकिन करेंगे नहीं अभी। पहला पॉइंट क्या लिखे कि n भुजा वाले सम बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का जोड़ n-2 इंटू 180 डिग्री। दूसरा बी में लिखिएगा n भुजा वाले सम बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का जोड़ बराबर 360 डिग्री। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। पहला में n भुजा वाले सभी आंतरिक कोणों का जोड़ n-2 इंटू 180। दूसरा में सभी बाह्य कोणों का जोड़ 360। अब बोलेगा ये कैसे हुआ n-2 वाला कहानी, तो प्रूफ नहीं करेंगे अभी, केवल बता दे रहे हैं कि अगर त्रिभुज होता है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है ना भाई। तो 180 डिग्री में तो n का मतलब कितना भुजा है, 3 भुजा। तो 3 - 2 करेगा तो 1 हो जाएगा, और 1 में 180 से गुना करेगा तो यही 180 डिग्री था। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो सोचिए ना कि n का मान जैसे 4 रखेंगे, 4 भुजा है ना भाई इसमें, तो 4 - 2 करेंगे तो 2 बन के आएगा, 2 गुना 180 बराबर 360। बस यही कहानी है। तो इतना हम अभी प्रूफ नहीं करेंगे इसके पीछे, केवल आप ये समझिए कि आंतरिक कोणों का जोड़ n-2 इंटू 180 और बाह्य कोणों का जोड़ 360 डिग्री। ये लिख लिए होंगे आप, हटा रहे हैं इसको, ये आप लिख लिए होंगे, इसको हम हटा रहे हैं। अब दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। 2-4 दिन में आप लोग भी एडजस्ट कर जाइएगा। जो लोग पहला बार अभी अड्डा 247 को डाउनलोड कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत दिक्कत चल रहा होगा, एडजस्ट कर जाइएगा। उसके बाद से सीधा क्वेश्चन सबका देखा हुआ रहेगा, पढ़ के आप आए रहेंगे, क्वेश्चन सीधा बनते जाएंगे। आप देखते चलिएगा अपना क्या कहानी बढ़ेगा। अभी इंटीरियर सोचिए, इंटीरियर एंगल इज टू, अब एक्सटीरियर एंगल का केस बना। सोचिए अब n भुजा वाला था तो सभी का जोड़ हुआ, अगर एक का पूछेगा तो बट्टा n कर देंगे, खत्म कहानी है। तो एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 5 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बीच में बोला रेशियो कितना, एक्सटीरियर एंगल 1 होगा तो बोला कि ये 5 होगा। बस यही ना रेशियो दिखा रहा है आपको। और आपको मालूम क्या है कि इंटीरियर एंगल बराबर होता है n-2, n भुजा वाला होगा अगर, क्योंकि पूछा कितना साइड था, तो n साइडेड रेगुलर पॉलीगन n-2 इंटू 180 डिग्री, ये है इंटरनल एंगल, और एक्सटर्नल होता है 360 डिग्री। पता चल गया होगा। आप बोलिए सर ये सम न होता है सभी का जोड़, ये तो अगर एक भुजा बोलेगा तब, तो आप एक के लिए क्या करिएगा, इतना बट्टा n करिएगा, इतना बट्टा n, तो ये n और n तो कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने से कोई मतलब नहीं है। आप सीधे n-2 इंटू 180 बाई 360 करिएगा, मतलब इंटरनल बाई एक्सटर्नल एंगल, यही बन के आएगा। क्या बोले थे, तो आप बोले थे कि 5:1 का रेशियो है, 5/1 का रेशियो है। काट दीजिए ना, 180 से उड़ाइएगा, 2 से कटेगा। n-2 का मान 5 दूना 10, तो n का मान कितना बोलिएगा, 12 बोलिएगा। ऑप्शन आपका 12 लगा हुआ है। कुछ बात समझ में आया होगा। n का मान कितना लिखिएगा, तो 12 लिखिएगा। फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन बनेगा। फॉर्मूला फंसा, क्वेश्चन फंसा, दिक्कत होगा बताइएगा। वीवो में 1901 भाई, नाम रीनेम कर लेना रे भाई, वाह, जो भी होगा नाम लिख लेना अपना। यहाँ तक तो ठीक है भाई। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगन का क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। द हाइट ऑफ the height of the right pyramid whose area of the base is 30 meter square and volume is 500 meter cube is, आपसे बोला कि एक राइट पिरामिड है, राइट पिरामिड मतलब समकोणीय पिरामिड है, कुछ एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया दिया हुआ है 30 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 मीटर क्यूब, पूछा उसका हाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा यही पूछा। अब सोचना है कि प्रिज्म और पिरामिड, प्रिज्म और पिरामिड का जो कहानी है उसके बारे में। तो प्रिज्म और पिरामिड में क्या है, दोनों में अंतर समझिएगा कि प्रिज्म बोलते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, उसको बोलते हैं प्रिज्म। अब बोले क्या टिट फॉर टैट, नहीं बुझाया। तो टिट फॉर टैट मतलब जैसा बेस वैसा टॉप, जैसा बॉटम वैसा टॉप। टिट फॉर टैट, जैसा बॉटम वैसा टॉप, मतलब अगर हम बोले कि ये अगर बेस हमारा ट्रायंगल का बना हुआ है तो ऊपर भी ट्रायंगल होगा। अब इसको सबको मिला दीजिए, इस साइड से इसको मिलाइएगा, इस साइड से इसको मिलाइएगा, इस साइड से इसको मिलाइएगा, ये कहलाएगा प्रिज्म, ये कहलाएगा प्रिज्म। चतुर्भुज के आकार का दिया हुआ है, मान लीजिए चतुर्भुजाकार रूप में दिया हुआ है, इसी हिसाब से दिया रहेगा।
तो इसका ऊपर का मिलाइएगा, फिर इसको मिलाइएगा, इसको मिलाइएगा, इसको मिलाइएगा, ये बन के आएगा प्रिज्म। ठीक है भाई। पिरामिड के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसा बेस वैसा टॉप, तो प्रिज्म बोलेंगे। और पिरामिड में क्या रहेगा, तो पिरामिड में क्या रहेगा, तो मान लीजिए कि आप एक बेस तैयार कर दिए, बेस जैसा रहेगा, ट्रायंगुलर बेस बोला है। अगर मान लीजिए ट्रायंगुलर बेस हम बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगुलर बेस हमारा है, इस पॉइंट पे क्या करिएगा, यहाँ से आप इसको मिलाइएगा, ठीक है, यहाँ से आप इसको मिलाइएगा, और फिर हम बोले यहाँ से आप इसको मिलाइएगा। तो क्या कहने का मतलब है कि जैसा बेस दिया हुआ इसका वर्टेक्स अगर ए बी सी है, तो ये तीनों वर्टेक्स एक ओ पॉइंट पे आके मिलता हो, तीनों वर्टेक्स ओ पॉइंट पे आके मिलता हो, इसी को बोलते हैं पिरामिड, इसी को बोलते हैं पिरामिड। तीनों वर्टेक्स आपका एक पॉइंट पे आके मिलता हो, इसको बोलते हैं पिरामिड। ठीक है भाई। तो पिरामिड के बारे में बात कर रहे हैं अभी कि हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द राइट पिरामिड हुज एरिया ऑफ द बेस इज 30 मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 500 मीटर क्यूब इज, क्या होगा इसके बारे में। तो सोचिए इसमें क्या बोला ना कि राइट पिरामिड मतलब समकोणीय पिरामिड है, समकोणीय, इसका द हाइट ऑफ द राइट पिरामिड हुज एरिया ऑफ द बेस इज समथिंग एंड वॉल्यूम इज 500 मीटर क्यूब। अब ये बेस आपका दिया हुआ है, क्या बोलेंगे इसमें, हाइट ऑफ द राइट पिरामिड। अच्छा, इसमें आपको ऐसा है, हाइट ऑफ द राइट पिरामिड हुज एरिया ऑफ द बेस इज इतना एंड वॉल्यूम इज समथिंग इतना। देखिए इसमें तो हम कर दिए कि अगर ट्रायंगुलर बेस होगा तब का केस, ठीक है। क्वेश्चन से क्लियर नहीं है कि ट्रायंगुलर है कि रेक्टेंगुलर है। क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया कि ट्रायंगुलर है कि रेक्टेंगुलर है। हो सकता है कि आपका बेस इस टाइप से क्वेश्चन में रहे और यहाँ से मिलाने को हो, तो बेस चूंकि अब सोचिए इसको मिला के देखेंगे ना, इसको मिला के देखेंगे तो इस टाइप से बन के आएगा। ठीक है भाई। तो इसमें क्लियर नहीं बोला है, केवल राइट पिरामिड का मतलब बोला कि समकोणीय पिरामिड है, बस इतना ही बोला। तो अब इसमें क्या बोला कि अब ये 3 वाला है 4 वाला है हमको नहीं पता, तो जनरल में क्या होता है उसके बारे में जान लेंगे। जनरल रूल क्या है पिरामिड का, तो पिरामिड का वॉल्यूम निकालने के लिए जनरल रूल यही है कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, लिख लीजिए फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। पिरामिड का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जब तीनों बेस से देखते हैं कि वर्टेक्स से अगर एक पॉइंट पे मिलता है ना, तो जो वॉल्यूम निकलेगा उसका 1/3 लिख देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि ये जो सिलेंडर का होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, आपको मालूम है वॉल्यूम, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है ना भाई। और शंकु में क्या देखते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु में क्या हुआ कि फिगर कैसा बना, तो इस टाइप से फिगर बना, मतलब शीर्ष बिंदु एक पर जाके जहां ऊपर में टॉप पे मिल जाता है ना, तो आप 1/3 निकालते हैं, बस यही बात ध्यान रखिएगा। तो प्रिज्म का जितना निकलता है उसका 1/3 हो जाता है पिरामिड। तो हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड को बोलेंगे 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस जो भी आधार रहेगा ना, जो भी आधार रहेगा उसका क्षेत्रफल निकालिएगा, उसमें हाइट से गुना कर दीजिएगा, उसमें हाइट से गुना कर दीजिएगा। 1/3 लगा दीजिएगा तो पिरामिड का निकल जाएगा, 1/3 हटा दीजिएगा तो प्रिज्म का निकल जाएगा। बस यही फॉर्मूला है दोनों का, आप लिख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का समथिंग 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, जबकि साथ में लिख लीजिए आप वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का भी, क्योंकि प्रिज्म का भी साथ में लिख ही लीजिए कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई लिखिएगा, प्रिज्म का आयतन बराबर, एंड पिरामिड का आयतन बराबर 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। इसको जल्दी नोट करिए, फॉर्मूला है। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। नहीं फॉर्मूला याद करेगा भाई तो दिक्कत रहेगा रे, इसमें फॉर्मूला पर ही कहानी चलेगा। लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लिया होगा भाई लोग, तो जल्दी रिस्पॉन्स करेगा तो मजा आएगा कि भाई लिख लिया, नहीं तो फिर इंतजार करेगा, कोई ना कोई तो बोल देगा, तो उस चक्कर में फंसेगा तुम लोग, बातें नहीं बुझता है। देख भाई क्या करेगा।
तुमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरिया द हाइट ऑफ द राइट पिरामिड हुज एरिया ऑफ द बेस इज 30 मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 500 मीटर क्यूब। आपको मालूम है कि वॉल्यूम क्या होता है, बोलेंगे 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है सर, यही होता है, ये आपको मालूम है। अब आपको ये मालूम है तो वॉल्यूम दिया है 500 मीटर क्यूब बराबर 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस दे दिया है 30 मीटर स्क्वायर। हाइट निकालना, ये आप नहीं फाइंड कर दीजिएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब वाला हट जाएगा, 3 से उड़ाइएगा 10 से कटेगा, 10 का 0 उड़ जाएगा, 50 आपका आंसर है। यही 50 आपका हाइट निकल के आया हुआ है। मेंसुरेशन तभी बनेगा जब फॉर्मूला याद है बस। चल भाई आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला हो ही गया तो आगे बढ़ते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, अब ये प्रिज्म दे ही दिया, द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्लियर दिया ना भाई बेस, यहाँ पे क्या होगा बेस, इसमें बेस क्लियर ही नहीं किया हुआ था, इसलिए कोई भी होता है कुछ भी बेस तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला इसका यूज कर दिए। क्वेश्चन है द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ टू साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। The height of the prism is 10 centimeter. The total surface area of the prism is, क्या होगा प्रिज्म का? जो लोग बनाए हैं जरा बताइए तो। उमा क्या ये वाला क्वेश्चन 7 नंबर पास हो गया कि 6 नंबर पास हुआ, ये बताओ। 7 नंबर पास हुआ कि 6 नंबर पास हुआ रे उमा? उमा को 6 नंबर पास हो गया, इसमें क्या दिक्कत हो गया रे? समझ लो फिर से, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई का 1/3, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई का 1/3 वॉल्यूम होता है। फॉर्मूला याद है बस, वही तो लगाना था केवल। वॉल्यूम 500 दिया हुआ है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है 30 को लिख दिया केवल, और h लिख दिया, यही तो काट के आपको आंसर निकालना था। 30/3 का मतलब 10, 1 0 से 1 0 काट दिए, हाइट आपका 50 मीटर निकल गया। अब ये तुरंत तुरंत उड़ा दिए तो सोचते रहे कि क्या हो गया, ऐसा नहीं सोचना है रे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन में बताइए, जो लोग बनाए हैं एक बार आंसर बताइए। भाई तुम वीवो से कौन है रे भाई, नाम बताओ अपना एक बार, अनम्यूट हो जाओ। हेलो। पांडे जी हैं? हाँ सर, मेरा मोबाइल खराब है सर, आवाजें नहीं आ रहा था। बहुत भारी जुलूम हो गया, चलिए। सर हवा में पार हो गया सर, 2 नंबर क्वेश्चन उसी का वेट कर रहे थे। वीडियो देख लेंगे सर यूट्यूब से। ठीक है, जैसा कहिएगा, नहीं तो फिर वापस आएंगे तो 2 नंबर बता देंगे, जैसा कहिएगा। नहीं 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 सर, देख लेंगे यूट्यूब से, देख लेंगे वीडियो। ठीक है, ग्रुप में हम डाल देंगे, देख लीजिएगा। ओके, ये बन गया था सर ये। ठीक है, कितना इसका आंसर आया था? 330 सर, 360 सॉरी 360 सर। हाँ, हमको लगा कि इसका आंसर मिला दिए 330 का। नहीं 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 सर, 360 है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही गलती है, इस जो आंसर मार दिया है ना इसका, ये गलती है। ठीक है, सही बनाए हैं। ठीक है सर। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या था। द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विद टू साइड्स 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। जब राइट एंगल ट्रायंगल आप बोल दिया, सोचिए कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपसे बोल दिया यहाँ पे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक बोल दिया 5 है, दूसरा बोल दिया 12 है, तो इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा भाई? 13 हो जाएगा। 5 12 13 वाला कहानी। द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विद टू साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो ये 5 12 13 बड़ा कॉमन दिखता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर की, यहीं से काम कर दीजिएगा। तो 5 12 13 है, 5 12 दिया तो 13 निकल के आएगा हाइपोटेनियस। तो आपसे क्या कहा गया था कि प्रिज्म वाले केस में जैसा बेस रहेगा वैसा टॉप दीजिएगा। तो अब क्या कर लीजिएगा, एक बार फोटो देख लेते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से बात कर लेते हैं। मान लीजिए सर गजब करता सर, सुन रहे हैं जैसे बोलते लगेगा एकदम चिल्ला चिल्ला के। चल रहे भाई, देखो इसमें क्या करेंगे, अब इसको आप मिला दीजिए, जैसा बेस है ना बस वैसा ही टॉप कर दीजिए। इसको टॉप मिला दीजिए, इसका ये टॉप मिला दीजिए, इसको ये मिला दीजिए, खत्म कहानी।
अब इसका नाम हम कर देते हैं यहाँ पे ए, इसको लिख देते हैं बी, इसको लिख देते हैं सी। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये 90 डिग्री है। तो जैसा बेस वैसा टॉप, यहाँ पर कर देते हैं पी, इसको कर देते हैं क्यू, इसको बोल देते हैं आर। अब ये आइटम क्या हो जाएगा, तो ये आइटम आपका 90 डिग्री पकड़ लेगा, ये आइटम आपका 90 डिग्री पकड़ लेगा। फोटो समझ में आ गया है? जैसा ए बी सी नीचे का बेस, ऊपर का ढक्कन लगा दीजिएगा पी क्यू आर, तो जैसा बेस रहेगा वैसा टॉप रहेगा। ठीक है भाई। अब इसका क्या होता है, तो वॉल्यूम बराबर जानते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ बेस, यही बताया था अभी कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर देंगे, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर देंगे बस। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या लिखेंगे, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब सोचिए ना कि अगर हम ए बी का मान 5 लिख दिए और ए सी का मान 12, तो ये बी सी का मान क्या हो जाएगा 13। लेकिन एरिया निकालने के लिए हमको क्या मालूम है, एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना बोलिएगा 5 गुना 12 करिएगा, 5 गुना 12 कर दिया। अब इंटू हाइट क्या था इसका, हाइट हमको मालूम है क्या दिया हुआ, हाइट ऑफ प्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ये पी, ये क्यूबी का मान, पीए का मान, चाहे आरसी का मान, यही इसका हाइट है जो 10 दिया हुआ है, 10 लिख दिया है यहाँ पे। यहाँ तक तो क्लियर है? 2 से काटेंगे तो 2 से काटिएगा तो 6, 6 पंचे 30 बोल दीजिएगा, 300 सेंटीमीटर है ना भाई, 300 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकल के आया। यहाँ तक तो ठीक है? 300 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकल के आया। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे कि टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम काहे निकाल दिए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था अभी वॉल्यूम निकालने का। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कहानी था। ये वॉल्यूम तो वॉल्यूम निकालने को नहीं पूछा था रे भाई, वॉल्यूम निकालने को नहीं पूछा था, वॉल्यूम हम लोग निकाल के रख दिए है 300 सेंटीमीटर क्यूब, कोई बात नहीं चलेगा। एक बार सोचिए, अब इसमें टोटल सरफेस एरिया पूछा क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या लिखिएगा, इसका लिख दीजिए टोटल सरफेस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया में लिखिएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ जो आपका लेटरल सरफेस है ना दिया हुआ, मतलब समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया पी क्यू बी ए का एरिया प्लस किसका एरिया, तो ए सी आर पी का एरिया प्लस बी सी आर क्यू का एरिया, जो लंबवत खड़ा है, वर्टिकल हाइट जो दिख रहा है ना, उसका एरिया निकालिएगा। ठीक है सत्यम, कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क का इश्यू है, तुम देख लेना यूट्यूब में चलेगा, लेकिन सब दिन नहीं जाएगा यूट्यूब में, अभी कुछ दिन, एक आध दिन डालेंगे भले बाद में, लेकिन इसको यूट्यूब में डालेंगे नहीं, ज्यादा होगा तो फिर आपको मेल पर हम भेज दिया करेंगे, ओपनली इसको डालेंगे नहीं अभी, 1-2 दिन जाएगा अभी तत्काल। चलिए देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालिएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या निकालिएगा आप, लेटरल सरफेस एरिया जो इसके पार्ट्स और पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ, क्या निकालेंगे, बेस, क्योंकि नीचे का जो एरिया होगा उसको और ऊपर का एरिया दोनों तो बराबर चलेगा, तो आप क्या लिखिएगा, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अब लेटरल सरफेस एरिया में क्या होगा, तो मान लीजिए एक बार आप ये जानते थे कि जो 3 दिया हुआ है बी ए पी क्यू वाला केस, मतलब ये आपका आयताकार रूप में दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये तीनों दिया हुआ, तो एक बार ऊंचाई तो सबका 10 तो फिक्स है, तो 5 गुना 10 करिएगा, फिर 13 गुना 10 करिएगा, 12 गुना 10 करिएगा, तो लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पहले फॉर्मूला लिखिए उसके बाद कुछ काम बनेगा, नहीं तो फिर फंसते रहिएगा। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, नहीं तो फंस जाइएगा। आप लिखिए यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। जो लोग प्रिज्म पिरामिड क्लास में पढ़े होंगे उनके पास होगा लिखा हुआ, जो लोग नहीं पढ़े होंगे लिख लीजिए साइड में, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भाई अब सबको गुना करके जो जोड़ेंगे, इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट कर दीजिएगा। लेटरल सरफेस एरिया लिखिएगा आप पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट कर दीजिएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिएगा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिएगा, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। यहां तक तो ठीक है, जबकि साथ में लिखिएगा टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिखिएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस
2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। लेटरल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। दिक्कत है तो बोलिएगा भाई, किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर हो रहा है तो बोलिएगा। और वॉल्यूम तो बराबर लिखी दिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम के लिए तो ये निकाल भी दिए, ये पूछा नहीं था हमसे, लेकिन तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ तक तो सबको ठीक है भाई। अब चलिए ये वॉल्यूम वाला केस हम मिटा दे रहे हैं आपको। तो आपसे पूछा क्या, तो आपसे पूछा कि बेस ये सब दिया हुआ है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया आपसे क्या बोला, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर किसको बोलते हैं, तो सम ऑफ साइड को पेरीमीटर बोलते हैं। ये भी लिख लीजिए आप, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, परिमाप। बोलिएगा भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं, सम ऑफ साइड्स। सम ऑफ साइड्स को परिमाप बोलते हैं, भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं। तो अब भुजाओं का जोड़, आधार का भुजा कितना, 5 12 13। तो 5 12 13 सबको जोड़ दीजिएगा, 5 12 13, 5 12 13 ये भुजाओं का जोड़ इंटू हाइट कितना, हाइट था आपका 10। यहां तक तो क्लियर है। प्लस प्लस कितना, तो 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो इसका क्या बताया गया था आपसे कि 5 और 12, यहां से एरिया ऑफ बेस आधार का क्षेत्रफल क्या निकालिएगा। तो लिखिएगा ना कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू क्या लिखिएगा, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, 1/2 इंटू 5 इंटू 12। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना बन के आएगा, 12 में 5 17, 17 में 13 जोड़ेंगे तो 30 गुना 10 300 हो जाएगा। प्लस ये दो कैंसिल, 12 पंचे 60, आंसर हो जाएगा आपका 360 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास जो पहला ऑप्शन दिख रहा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, वही लगाइएगा आंसर। इसका जो ऑप्शन लगा हुआ है 330, ये गलती है भाई, नहीं लगाना उसको। मेरे ख्याल से ये प्रिज्म पूरा क्लियर हो गया होगा, ये फॉर्मूला के हिसाब से बन जाएगा। इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो बताइए। फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूला याद रहेगा। मेंसुरेशन में क्या है कि 80% 90% फॉर्मूला अगर याद है तो कहानी निकलेगा ही। अब फॉर्मूले नहीं याद है तो कितनों कंसेप्ट बताएंगे तो भाई बुझाएगा नहीं। कंसेप्ट बताने के बाद अल्टीमेटली काम इसी पे करना पड़ेगा। तो इस बैच में तो कंसेप्ट नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत कुछ क्लियर कर दिए हैं। दिक्कत है तो बताइए जल्दी। समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे फिर तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई, 8 नंबर में आइए। दिक्कत होगा तो बताइएगा। वीडियो को बार बार देख लीजिएगा भाई, ग्रुप में हम वीडियो को डाल दे रहे हैं, वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पहले से तैयारी जो लोग कर रहे हैं उसी लोगों के लिए इसमें है कि आराम से आपको फायदा करेगा। पहली बार भी देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन देखिएगा ना, पर डे देखिएगा, पर डे देखिएगा, 10 क्वेश्चन डेली निकलेगा, फिर भी आप फायदा में रहिएगा। तो आराम से करके देखिए। रोहित भाई बताओ, कुछ बोलना चाहते हैं। सर वो आपने एरिया ऑफ, पिछले वाला क्वेश्चन में सर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वो सर कैसे किया था वो वाला। इसमें बोल रहे हैं क्या? हाँ सर ये वाला, हाँ सर ये एरिया ऑफ बेस वाला। तो एरिया ऑफ बेस, ये जो एबीसी त्रिभुज है ना दिया हुआ, समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए ये इस टाइप से दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, इसका बोल दिया 5, इसको बोल दिया 12, और ये हाइपोटेनियस 13 हो गया। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बोलते हैं ना, बेस है 5 और हाइट है 12। तो यही 2 से काट के 6 पंचे 30 बोल दिए थे सर। लेकिन हाइट तो सर वो 10 है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 10 किसका हाइट है, आप हमको बताएं, 10 किसका हाइट है? The height of the prism is 10 सेंटीमीटर। किसका हाइट 10 है बताइए रोहित? सर प्रिज्म का। प्रिज्म का। प्रिज्म का शेप आपका क्या बन के आया, पी क्यू बी सी आर पी। मतलब ये पूरा फिगर क्लोज करेगा पी से शुरू करते हुए, पी क्यू नीचे आइए बी के पास, फिर सी के पास, फिर आर के पास, फिर पी के पास, वापस ए के पास आइएगा, तब ये ना ये पूरा फिगर बन के आएगा। समझ में आया?
अब हाँ सर। ये पूरा प्रिज्म इसके बारे में हम लोग क्या बोले, एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या, आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है, तो ए बी सी समकोण त्रिभुज है, आधार तो यही था। हम्म, क्लियर हुआ भाई। हाँ सर। हाँ अब इसका एरिया क्या निकालिएगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या बोलेंगे, ए बी मतलब 5, और हाइट क्या बोलेंगे इसका, ए सी मतलब 12। हाँ ओके हाँ। ठीक ठीक है सर भाई। हाँ। हाँ सर हाँ समझ में आया। ठीक है भाई, नहीं बुझाएगा तो बोलना। चलो हाँ, प्रिज्म का रोजी को बहुत जल्दी बुझाया, चलो ठीक है भाई। तेरा फॉर्मूला वगैरह कुछ पढ़ के आ रखा, खोरो एकदम पूरा टाइट होके, समझ गया। तो हम भी पढ़ के आए, ऐसा टाइट होके बात करो, समस्या बनेगा तो फिर डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन आज नहीं कल बनेगा भले, उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइट मेहनत करके आएगा ना तो खखोरेगा मास्टर को तो मजा आएगा। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में, एक में रुकना रे भाई। चलो देखो भाई, क्या काम करेंगे समझो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर a circle is inscribed touching its side, the area of the remaining portion on the triangle is। क्वेश्चन क्या दिया हुआ समझिए, कोई समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, कोई समबाहु त्रिभुज दिया हुआ, कोई समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसका साइड बोल दिया 24 सेंटीमीटर, साइड बोल दिया 24 सेंटीमीटर, साइड बोल दिया 24 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया हुआ है कि ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड टचिंग इट्स साइड, एक सर्किल इसके अंदर में दिया हुआ है। ये सर्किल ज्योमेट्री के टाइम में पढ़े होंगे हम लोग, इनर सर्किल और ये आउटर सर्किल के बारे में इसका, कि सर्कम सर्किल होता है, इंस्क्राइब्ड सर्किल या इन सर्किल होता है, ऐसा करके बताए होंगे ज्योमेट्री के टाइम में। जो लोग नहीं पढ़े थे उस टाइम में कोई बात नहीं, अभी समझिए कि जब किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर में जब सर्किल दिया रहेगा तब क्या कहानी करेंगे, तो सर्किल खींचने के लिए रेडियस का जरूरत पड़ता है। आप नोट में फॉर्मूला डालिए, इसका भी नोट में फॉर्मूला डालिए। रेडियस, या ऐसा लिखेंगे हम लोग सीधा कि इन रेडियस, मतलब समझ में आ जाएगा आपको, इन रेडियस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, किसी समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, इन रेडियस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या मतलब इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्लियर समझिएगा उसी को, क्या होता है तो लिखिएगा साइड बाई 2√3, और दूसरा में लिखिएगा, इसको लिखिएगा सर्कम रेडियस बोलते हैं इसको, परिवृत्त परित्रिज्या। सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बराबर लिखिएगा साइड बाई √3। ये दो फॉर्मूला को नोट करिए। अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो साइड बाई 2√3 से काम करिएगा, और परिवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो साइड बाई √3 से काम करिएगा। यहाँ तक तो ठीक है। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, तो आपसे पूछा कि जिस साइड का यूज नहीं हुआ, जो टच नहीं करता है, मतलब पूरा सर्किल का आप एरिया फाइंड कर लीजिएगा, पूरा सर्कल का एरिया फाइंड कर लीजिएगा, उसमें से सर्किल का एरिया घटा दीजिएगा, तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है वो बच जाएगा आपके पास। मतलब ऐसा फालतू फिगर नहीं, बढ़िया से फिगर बनाइएगा तो समझ में आएगा आपको। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे कि करना क्या था। तो हमको करना क्या है, तो ये आपसे बोला कि द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑन द ट्रायंगल इज। अब रिमेनिंग पोर्शन का एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, तो क्या काम करेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालने के लिए आप निकाल दीजिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, बुझ गए, पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, में से घटा दीजिए किसको, तो एरिया ऑफ सर्किल को, एरिया ऑफ इन सर्किल लिख देते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ इन सर्किल। ये तो बात समझ में आ गया होगा। शेष भाग का क्षेत्रफल कितना, तो बोलिएगा कि पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। दिक्कत है तो बोलिए। शिल्पी समझ में आ रहा है रे, दिक्कत होगा तो बोलना रे बच्चा। यहाँ तक ठीक है भाई।
तो क्या काम करेंगे समझिए। अब इसको हम हटा दे रहे हैं, ये जो फॉर्मूला आपका है इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है बालक, देखो नोट करके इसको लिख लिए होंगे हम लोग, हटा देते हैं। अब इसमें क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट काम समझिए। निकालना क्या था, इन एन इक्विलेटरल समथिंग समथिंग निकालना था, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर लिखिए। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, 24 गुना 24। लिखिएगा ना भाई। रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या लिखिएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर माइनस क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ इन सर्किल। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही ना बोलते हैं। सर्किल का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना था, तो आपसे बोला कि साइड बाई पाई इंटू साइड कितना 24 बट्टा बोला है बाई 2√3 बोला गया है आपसे, साइड बाई 2√3, बस यही होता है इसका। तो ये पाई आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिए। बाकी फॉर्मूला चूंकि आपके पास लिखा हुआ था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, बस यही कर दिया। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अभी आप देखे थे कि आर का मान लिखवाए थे आपसे कि साइड बाई 2√3, बस इसी का यूज करके ये आर निकल गया तो पाई आर स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करवा रहे थे, बस कुछ नया चीज नहीं बता रहे थे। यहां तक तो क्लियर होगा रे भाई। इसको आप क्या कर दीजिएगा, सोचिए कि ये आपका 24, 4 से काट ही दे दीजिए ना, यहाँ से देखिए ना 2√3 है ना दिया हुआ, तो 2 से काटिएगा 12, 12 का मतलब हो जाएगा 4 तिया 12, 4√3 काटिएगा तो 24 में 2 से काटिएगा तो 12 बनेगा ना भाई, 12/√3। और 12 को लिखिएगा, 4 गुना 3 होता है 12, नीचे है √3, तो √3 से ये √3 उड़ा देंगे तो 4√3 बच जाएगा। तो मतलब क्या समझ में आया कि सीधा 2 से काटेंगे 12, √3 से काटिएगा 4√3 बन के आएगा। ये कट छट के 4√3, 4 से उड़ाइएगा तो 4 छके 24, मतलब 24 छक्के 144, √3 पकड़ के लाए माइनस पाई का मतलब 22/7 है, तो 22/7 या 3.14 भी तो कर सकते हैं ना। कटने वाला होगा तो देख लेते हैं एक बार, कुछ कटने वाला है अगर 22/7 करते हैं अगर यहाँ पे, और ये 4√3 का मतलब कितना हो जाएगा, 4√3 का मतलब ये 22/7 से फायदा नहीं तो अपने को दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे √3 भी दिया हुआ है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई का मान 3.14 कर देना, और 4√3 का स्क्वायर 16 या 48 बोल दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। 48 दोनों में कॉमन, या तो फिर गुना करके घटा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। 48 कॉमन करिएगा तो 3√3 दिखेगा, 48 या 144 मतलब 3√3, 1.732 पे काम कर लीजिए। तो 3 दूना 6 लिख दीजिएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 17 तिया 51, 5.196 में से घटा दीजिएगा 3.14 को, क्या हो जाएगा घटाइएगा तो 48 में गुना करना होगा 2.0056 को, 48 दूना 96 के आसपास, 48 दूना 96 से बढ़ा हुआ 98.55, 101 है, लगा दीजिएगा गुना भाग करने के बाद आंसर यही होगा। मतलब क्वेश्चन बड़ा आसान भले था, लेकिन फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा ना भाई तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। फॉर्मूला में क्या काम करना था कि अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना पड़ेगा कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल रखना पड़ेगा कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये रखना पड़ेगा। रेडियस कहाँ से आया था, तो रेडियस निकालने के लिए इन रेडियस था साइड बाई 2√3, ये देखना पड़ेगा। अब उसके बाद ये जो आपका अनसेडेड वाला आइटम कहेगा उसके लिए बात करेंगे कि जो रिमेनिंग पोर्शन था कितना होगा। तो पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया में से हम लोग सर्किल का एरिया घटा देंगे, बाकी जो बचेगा वही रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कहला जाएगा। बस इसी को सॉल्व करिएगा, आपका आंसर है। बना के देखिएगा भाई, क्वेश्चन को बना के देखिएगा तभी मजा आएगा, फिर समझ में भी आएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा उस चीज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे, ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ। एक मिनट, 9/22 पकड़ लिया।
साकिब आपका फोन भी आया था, हम देखे नहीं थे, मिस्ड कॉल में अब तक गया। चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसमें क्या करेंगे, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये तो समझ में आया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इतना इतना दिया हुआ है, साइड ऑफ बेस ऑफ प्रिज्म क्या दिया हुआ, तो ध्यान से समझिएगा। जो लोग बना के देखे थे देखिएगा ध्यान से। सौरभ बाबा बना के देखा है रे, कल तो तुम आया था। मेंसुरेशन याद है कि भूल गया? ये सब प्रिज्म पिरामिड का फॉर्मूला अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा कोई बात नहीं। चलो देखते हैं, आपसे बोला, आपसे क्या बोला है इसमें, ध्यान से समझिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल का कहानी बोल दिया बेस में कि द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। बेस उसका राइट प्रिज्म का होना चाहिए, मतलब क्या बोल दिया ना। यहाँ पे लिखते हैं, ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो एक समबाहु त्रिभुज और इसका बेस में बनाइए। इसको मिला दीजिए, मिलाइएगा क्या, टॉप से इसका टॉप मिला दीजिए, समझ गए। इसका लेफ्ट साइड वाला भयंकर बारिश हो रहा है रे भाई, लाइट वाइट कटेगा तो परेशान नहीं होना, अंधेरे में पढ़ा देंगे। भयंकर बारिश हो रहा है रे भाई, कटेगा तो परेशान नहीं होना। चलो देखो अब, ये बेस अगर हम बोल दें कि ए बी सी बेस है, इसका ए बी सी बेस है समबाहु त्रिभुज, सब साइड बराबर होगा, ए मान लेते हैं। तो अब सोचिए कि इसका क्या बोल देंगे, पी क्यू आर ऊपर का टॉप, साइड तो बराबर ही चलेगा ना भाई, ए और ए ही रहेगा इसका भी। हाइट क्या है हमको नहीं मालूम, हाइट क्या है हमको नहीं मालूम, हाइट क्या है नहीं मालूम, एच मान लेते हैं इसका, हाइट को एच मान लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, ये प्रिज्म समझ में आ गया होगा। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब क्या है, द लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम is 120 centimeter square and 40√3 centimeter cube respectively. Then the side of the base of the prism is, मतलब a का मान क्या होगा, साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म पूछा गया है, a का मान क्या होगा आपसे ये पूछा। ध्यान से क्वेश्चन समझिए, नहीं समझ में आया तो बोल दीजिए अभी पहले, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगर नहीं बुझाया तो बताइए। अब जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, सोचिए जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे उसमें क्या दिया हुआ था, ध्यान से समझिएगा। अब जो फॉर्मूला था अपने पास उसमें क्या है, लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला था, लेटरल सरफेस एरिया सब लोग फॉर्मूला लिखे थे, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, यही लिखे थे। आधार का परिमाप गुना बोले थे हाइट, आधार का परिमाप गुना बोले थे हाइट। तो लेटरल सरफेस एरिया आपको दे दिया कितना, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 लिख दिया। पेरीमीटर ऑफ बेस, ए और ए भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोला गया था, यही कहा था आपसे, भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं। सम ऑफ साइड्स को पेरीमीटर, तो a प्लस ए मतलब 3a इंटू हाइट को h ले लिया, हाइट को h ले लिया। तो यहाँ से 30 से काट देंगे तो 40, मतलब a h का मान कितना, तो बोलिएगा 40। कोई दिक्कत तो बताइए, यहाँ तक a h का मान 40 है भाई, कोई दिक्कत तो बताना। यहाँ तक तो ठीक है। ऑल्सो बस फॉर्मूला है, आगे क्या बोला, वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या लिखे थे, आप जाने थे कि वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू बोले थे हाइट, यही ना लिखे थे आप लिखे हैं देख लीजिए। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया हुआ, तो वॉल्यूम दिया हुआ है 40√3 बराबर एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है, समबाहु त्रिभुज है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना दिया हुआ है a, तो बोल दीजिएगा a स्क्वायर। हाइट कितना है, तो h माना हुआ था, हाइट को h लिख दीजिएगा। जो कटने वाला है उसको काटिए, क्या लिखिएगा, √3 से √3 कैंसिल। अब ये कटेगा नहीं, आप लिखिएगा a स्क्वायर h का मान 40 चौका 160, इसको लिखिएगा इक्वेशन 2। अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आ गया होगा, ए स्क्वायर का मतलब a गुना ए एच बोलिएगा ना, और ए एच का मान 40 है बराबर 160, तो a का मान कितना बोलिएगा 4 सेंटीमीटर। कहाँ से, तो बोलिएगा फ्रॉम 1 से। ए एच का मान 40 पुट कर दिए, दिक्कत है तो बताइए।
साइड निकल गया 4 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। दिक्कत है तो बोलिए, फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। हमको लगता है आपको दिक्कत नहीं है। अब हमको लग रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे, फॉर्मूला बेस्ड है, समझ गए होंगे आप। दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं तो लास्ट क्वेश्चन में चले हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन पेरीमीटर। अब जिन जिन लोगों को पहले से ठीक है, थोड़ा बहुत भूले होंगे अगर, तो रिवाइज कर लीजिएगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे थे तो पगला टाइप से जाके याद कर लीजिएगा सब फॉर्मूला को जो लिखवाए थे। दिमाग नहीं लगाइएगा उसमें कि क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि सीधा सीधा कहानी के सामने जो भी एग्जाम आता है फॉर्म डालिए, रिजल्ट निकालिए, खत्म कहानी है। इस क्वेश्चन में चलते हैं 10 नंबर में। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 2p यूनिट एंड सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज m यूनिट, देन एरिया ऑफ द रोम्बस इज। रोम्बस का मतलब सम चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज जो केक का शेप होता है ना, बस यही सोचिएगा। सम चतुर्भुज का मतलब है, रोम्बस का मतलब जो केक आप खाते हैं बर्फी वाला कहानी, केक का मतलब बर्फी बोलना चाह रहे थे, उस हिसाब से। जो काजू कतली आप बोलते रहते हैं, खाने का डिमांड नहीं करिएगा अभी, अभी केवल सोचिए यहाँ पे। चलो अरे भाई, ठीक से शेप बन जाना एक बार जल्दी में। शेप कुछ समझ में आ रहा होगा इस टाइप से, बुझ गया। बोलेगा सबसे साइज बराबर, साइज बराबर अपना कर लेना उसको। ए बी सी डी, आपको जो समझाने का हम बता रहे हैं उसको समझिए। रोम्बस का मतलब है सम चतुर्भुज, सब भुजा बराबर है इसका, सब भुजा बराबर है, ठीक है। इसका जो डायगोनल होता है ना भाई, ये बराबर नहीं चलता है, डायगोनल इसका बराबर नहीं रहेगा इस हिसाब से। तो अब इसमें क्या काम है, क्वेश्चन में समझिए कि एबीसीडी आप रोम्बस पकड़ लिए। क्वेश्चन में दिया पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 2p यूनिट, पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 2p यूनिट। तो पेरीमीटर, पहले रोम्बस के बारे में समझ ले हम लोग, बड़ा क्लियर है रोम्बस में क्या कहानी है। रोम्बस में एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रोम्बस आपका है, मान लीजिए ए, रोम्बस आपका है मान लीजिए ए बी सी और डी, ये सम चतुर्भुज है। इसका भुजा को हम ए बोल दिए, आप ध्यान से समझिएगा केवल इसके साइड्स को अगर बोल दिए, क्योंकि चारों भुजा इसका बराबर होता है, ठीक है भाई। चारों क्या प्रॉपर्टीज है उसको समझ लीजिए, नहीं तो भी फंसिएगा। चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा बराबर है, ए बोल दिया चारों भुजा को। अब इसका जो डायगोनल होगा ना भाई, डायगोनल जो इसका होगा, मोटा कर देते हैं डायगोनल को थोड़ा, डायगोनल ये वाला आइटम, ठीक है, कटो यहाँ पे, और एगो डायगोनल तुम्हारा ये था। डायगोनल के लिए क्या कहानी है, तो डायगोनल जो काटता है ना, वो डायगोनल काटता है आपका 90 डिग्री पर, डायगोनल जो काटता है वो 90 डिग्री पर करता है। मतलब ओ पॉइंट हम बोल दे कि ओ पॉइंट पे काटता है, तो ये चारों तरफ 90 बनाता है, इस बात का ध्यान रहे। ये रोम्बस कुछ क्लियर हुआ। रोम्बस में क्या हुआ, चारों भुजा बराबर है, इसका डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। एरिया क्या होता है इसका, बोलिएगा। एरिया निकालने के लिए लिखते हैं 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये बात समझ में आपको आ गया होगा, यहाँ तक का कहानी, यहाँ तक में समझ में आ गया होगा कि रोम्बस क्या चीज था, ये क्लियर हो गया होगा। इसका जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे उसको समझिए। क्वेश्चन में दिया होगा कि पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 2p यूनिट। पेरीमीटर किसको बोले थे अभी, सम ऑफ साइड्स को, भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोला गया। तो भुजाओं का जोड़ क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। चारों को जोड़िएगा ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों को जोड़िएगा तो आपसे कहा
कि किसके बराबर होना चाहिए, 2p के बराबर होना चाहिए। ये बात समझ में आया होगा। तो ये चारों भुजा बराबर है, हम बोल दें आपको कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4a का मान 2p, तो a का मान क्या बोलेंगे 2p/4 बोलिएगा, इसका मतलब p/2 बोलिएगा। ये तो पूरा क्लियर हो गया। तो हम लोग इतना लिख लिख के नहीं करें, सीधे जैसे ही क्वेश्चन में दिखा क्या करेंगे उसको समझिए। इसको मिटा दे रहे हैं, अब पेरीमीटर का सबको मिटा दे रहे हैं। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ साइड्स होता है, ये आपको मालूम है। क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको उड़ाइए, इसको उड़ाइए, इसको उड़ाइए, इसको उड़ाइए, इसको उड़ाइए। अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है ऑफ ए रोम्बस इज 2p, मतलब ए बी का मान a/2 p है ना भाई, p/2, ए बी का मान बोल देंगे हम लोग p/2, BC का मान बोल देंगे p/2, CD का मान बोल देंगे p/2 और AD का मान बोल देंगे p/2। चारों को जोड़ दीजिए, 2p निकल जाएगा, p/2 p/2, एगो p, p/2 p/2, दूसरा p, कुल मिला के 2p हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो बताइए। साइड क्या है, तो साइड बोलिएगा p/2 के बराबर है। क्लियर हो गया। अब लेंथ ऑफ डायगोनल, सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। अब डायगोनल का लेंथ कितना ये नहीं मालूम है, लेकिन डायगोनल हमेशा 90 पर काटता है और इक्वली बाइसेक्ट हो जाता है। ये सम द्विभाजित होता है, मतलब ओ बीओ का मान अगर हम x पकड़ लेते हैं तो ओडी का भी मान x कहलाएगा। एओ का मान को अगर y बोलते हैं तो ओसी का भी मान y कहलाएगा। ठीक है भाई। और ये सब आपका समकोण त्रिभुज है, बीओसी समकोण त्रिभुज, सीओडी समकोण त्रिभुज, एओडी समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं उसको, एओबी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। 90 के सामने वाले को एबीसी समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए इसको x इसको y बोला, ये 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं h, ये मालूम है। और आप जानते हैं कि अगर ये p होता ये b होता तो p² प्लस b² का मान h² के बराबर होता है, ये आपको मालूम है। तो हम उसी का यूज करके क्या बना रहे हैं, अब समझिए। अब यहां से जस्ट क्वेश्चन पे चले आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला कि लेंथ ऑफ सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज m यूनिट। तो विकर्णों का जोड़ बोला है m है, विकर्णों का जोड़ कितना, मतलब AC प्लस BD। तो आप क्या लिखिएगा कि 2x, आप बोलिएगा 2x प्लस 2y का मान दिया हुआ है m के बराबर है। कोई दिक्कत है तो बताइए। 2x प्लस 2y का मान m के बराबर है, इसीलिए आप बोलिएगा x प्लस y का मान m/2, x प्लस y का मान m/2। यहां तक तो क्लियर हो गया। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना भाई कि AC प्लस BD विकर्णों का जोड़ आपका m के बराबर है, दैट इज 2x प्लस 2y का मान m, तो x प्लस y का मान m/2। यहां तक तो क्लियर है। दूसरा कहानी कर दीजिए, ऑल्सो कर दें। तो क्या लिखिएगा, कोई भी त्रिभुज एक पकड़ लीजिएगा BOC में, तो O के सामने वाला BC को हाइपोटेनियस बोलिएगा, तो p² प्लस b² मतलब x² प्लस y² का मान p/2 के स्क्वायर के बराबर, मतलब p²/4 बताइएगा। इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। मान किसका निकालना है, एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस आप जानते हैं कि एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो 2x और 2y का गुना, 2x इंटू 2y का गुना, ये निकालना अपने को। सोचिए ना कि आप 2 से 2 काट दीजिएगा तो बोलिएगा 2xy का जो मान होगा वही तो एरिया है। तो जब हमको x प्लस वाई का मान मालूम है, x² प्लस y² का मान मालूम है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 नहीं निकाल लीजिएगा कि 2xy का मान, इसीलिए 2xy का मान लिख सकते हैं ना भाई कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, उसमें से घटा देंगे अगर x² प्लस y² को, तो ये मान निकल के आएगा m²/4 माइनस p²/4। यही आपका आंसर है, m²/4 माइनस p²/4, यही आपका आंसर है, m²/4 और p², यही जो तीसरा आंसर दिखा रहा था। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंसुरेशन का आज के क्वेश्चन में था दिया हुआ एसएससी में, तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अब बोलिएगा सर बिना फॉर्मूला का कुछ ट्रिक बताइए, यहाँ ऐसे पढ़ाते हैं वहां वैसे पढ़ाते हैं, तो हमको भाई यही आता है, हम यही पढ़ाते हैं।
खत्म कहानी है, दिमाग नहीं लगाइएगा, नहीं याद करिएगा फॉर्मूला तो आप फंसिएगा। कोई भी ट्रिक्स काम नहीं करेगा जब तक आपको बेसिक नहीं मालूम है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत खत्म है तो बोलिए। कल के लिए क्या करके आप आइएगा, तो कल के लिए आप बैंकिंग वाला 18/8 का ही यही बोले थे, 18/8 कल वाला ही IBPS में क्वेश्चन दिया हुआ है अप्रोक्सीमेशन का, जो आपसे बोला है इसका सेट सबमिट कर दीजिएगा। क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है ज्यादा इसमें, बस इसी को ठीक करके उसका सॉल्यूशन के हिसाब से आप बना के आइएगा। 1-2 दिन में केवल लाइन पर हम लोग सब चले आएंगे, उसके बाद से फिर अपना रिदम पकड़ लेंगे, स्पीड पकड़ लेंगे उसमें। जिसको भी दिक्कत बनेगा एक बार बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी भागना नहीं रे, तुरंत वीडियो ऑन करो, जल्दी वीडियो ऑन करो भाई। सिचुएशन अपना ठीक बना लो, वीडियो ऑन कर लो। पांच नंबर सर बताइए। ठीक है शिल्पी 5 नंबर बता देते हैं, एक बार थोड़ा हाजिरी बना लेते हैं रे शिल्पी। पांडे जी हैं भाई, रोहित भाई है, अंजलि गायब हो गया, अंजलि फोटो गायब हो गया, अंजू कुमारी है, रोहित भाई है, रोजी है, सागर है, अमृत है, सत्ती है, राहुल है, सुरभि है, लक्ष्मीकांत है, धनंजय है, शिल्पी है, अभिषेक भाई है, श्वेता, निवेदिता है, बाकी गोपाल भाई है, मधु बाबा है, सौरभ सिन्हा है। चलो भाई सब लोग बन गया है तुम लोग हाजिरी में, ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों को। अब जिनको रुकना है एक बार 5 नंबर क्वेश्चन के लिए तो रुकिए, जिनको जाने का मन है खाना पीना खाइए, बहुत तबाही मचा लिए। सौरभ 3 साल का इंटरेस्ट निकालने का वो एक बार बतला देते। रुको रे सौरभ बाबा, पहले शिल्पी को बता के इसको छुट्टी कर दे, बच्चा को खाना पीना खाने का होगा। 5 नंबर देखो रे भाई, शिल्पी 5 नंबर देखो रे। क्वेश्चन में क्या था तुम्हारा, इसको समझो। 5 नंबर यही क्वेश्चन था, इसी का पूछना था ना भाई। शिल्पी 5 नंबर यही है, आपसे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बारे में बोला गया पॉलीगन का। तो समबाहुभुज का मतलब है कि समबाहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगन, जो आपसे बोला ना, रेगुलर पॉलीगन का मतलब है समबाहुभुज की सब भुजा बराबर हो, उसके बारे में। तो सब भुजा बराबर हो इसके बारे में क्या बोला रे श्वेता जी? सर 3 साल का CI का इंटरेस्ट वाला नहीं निकला बाद में, सब निकलेगा रे, काहे जुलुम करता है, सब निकलेगा रे श्वेता, सागर सब निकलेगा भाई। देखो ये फॉर्मूला आप लिखे थे कि नहीं रे? नहीं लिखे थे तो लिख लीजिएगा, अभी इसका लिख लीजिएगा। शिल्पी लिख लीजिएगा, फॉर्मूला इसका लिखवाए थे कि n भुजा वाले समबाहुभुज का अंतःकोण का होता है जोड़ n-2 इंटू 180 डिग्री, और इसका एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। एक पूछेगा तो लिखिएगा n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n कर दीजिएगा, ये इंटीरियर एंगल का। और एक्सटीरियर एंगल अगर पूछेगा ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो बोलेगा 360 डिग्री बाई n। तो क्वेश्चन में यही दिया हुआ था कि इतना बटा इतना कर देंगे तो ये 5/1 हो जाएगा, बस इसी हिसाब से। और वैसे YouTube में लिंक जस्ट भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन होगा तो मेरे ख्याल से बन जाएगा। शिल्पी दिक्कत है तो बताइए, मतलब फॉर्मूला पढ़ी है, कुछ नया कुछ नहीं बताया इसमें। आज का जो भी क्लास में हुआ सब ये फॉर्मूला बेस्ड ही था दिया हुआ। तो ये फॉर्मूला लिखे हैं तो ठीक है, नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। सागर सिन्हा, शिल्पी, सागर सिन्हा और श्वेता ना, श्वेता तुम लोग CI का 3 साल के लिए क्या समस्या बन गया रे? 3 साल के लिए बताया था कि न्यू रेट परसेंट कल भी लिखवाए थे, तो वीडियो में है तो कहीं नहीं उतार लेता है। न्यू रेट परसेंट 3 साल के लिए क्या बोले थे? 3r.3r² RQ%, 3r.3r² RQ%, बस इसी से काम करेंगे। अच्छा शिल्पी का नेट कट गया था, सागर को नहीं है दिक्कत, कहा तुम लिखा था रे सागर सिन्हा? 3r.3r² कौन था ये तो? अच्छा सौरभ सिन्हा था, सागर सिन्हा तुम नहीं है रे, सौरभ है, दोनों सिन्हा जी है, कंफ्यूज कर गया। 3r.3r² RQ% 3 साल के लिए कैसे निकलता है ना भाई? r% इंटरेस्ट इसी के हिसाब से निकालते हैं। 2 साल के लिए निकालिएगा ना, 2r + r²/100 कर दीजिएगा। और दूसरा फिर जब r% रहेगा, फिर जब तीसरा में r% रहेगा,
इसी को प्लस आर करिएगा, फिर प्लस में कर दीजिएगा 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100 इंटू करिएगा आर, पूरा नीचे बाई 100 कर दीजिएगा। सॉल्व करिएगा तो यही बन के आएगा 3r स्क्वायर r³ %। ये डेसिमल को शो करता है। CI वाला बेसिक फॉर्मूला में बनाते हैं सर, शिल्पी उसका बेसिक में अभी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सब छुड़वा देंगे, सब हटा देंगे, सीधा सीधा बेसिक फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। जब साफ फंसिएगा तब बेसिक पकड़िएगा, नहीं तो बेसिक का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। श्वेता कुछ याद आया? तुम तो क्लास में किया था ना रे श्वेता। सौरभ भाई ये CI का लिख लेना यहाँ पे न्यू रेट %, और CI निकालने के लिए हम लोग न्यू रेट % इंटू प्रिंसिपल सीधे करेंगे, आंसर निकल जाएगा वहीं से। जब कभी डिटेल्स करने का मन होगा तो जो CI जिस समय पढ़ाएंगे SI CI, तो उस क्लास में कर लेना रे भाई। इस क्लास में पूरा निकालना सर, एक एग्जाम्पल से बतला दीजिए ना रे प्लीज, बहुत भयंकर कहानी कर दिया रे। जिसको जाना है चल जाना रे भाई, सौरभ के फेरा में नहीं पड़ना। तुम लोग को जाना तो चल जाना, तुम लोग को जाना होगा चल जाना, इस सौरभ का फेरा में नहीं पड़ना। सौरभ को बताना है। सौरभ देखो रे 10,000 रुपया प्रिंसिपल है, 10,000 रुपया लेते कि समझाने में आसान होता है, इसीलिए प्रिंसिपल 10,000 रुपया लिखिए, इसलिए कि समझाने में आसान होता है। रेट लिखते हैं 10%, समझाने में आसान होता है। टाइम बोलते हैं 3 साल, समझाने में आसान होता है। अब CI क्या होगा, इसके लिए तरीका समझ लीजिए, क्या क्या करिएगा। तरीका समझ लीजिए, आपसे क्या बोला ना यहाँ पे कि 3 समय दिया रहेगा और रेट दिया रहेगा, तो 10% को लिख सकते हैं आप 1/10, 10/100 लिखिएगा 1/10। 3 साल है तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रिंसिपल, यहाँ पर लिख दीजिए इंटरेस्ट अमाउंट। क्या हो जाएगा सोचिए, 10 रुपया में 1 रुपया ब्याज मिलेगा तो 11 रुपया हो जाएगा। 10 रुपया में 1 रुपये का ब्याज, दूसरा साल में 11 रुपया, फिर 10 में मिलेगा 1 रुपया ब्याज, हो जाएगा 11 रुपया। इस तीनों को गुना कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 1000। इस तीनों को गुना कर दीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 1331, 11 का क्यूब 1331। ये आपका कहलाएगा प्रिंसिपल, ये कहलाएगा, ये प्रिंसिपल है, ये कहलाएगा अमाउंट, और ये बीच का कहलाएगा आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था अपना 1000, तो 1000 का मान किसके बराबर है, 10,000 के बराबर। तो 1 का मान 10 के बराबर, मतलब इसमें हम 10 से गुना कर देंगे तो जो गिवन प्रिंसिपल है वो मिल जाएगा। मतलब इस अमाउंट में 10 से गुना कर देंगे, इस CI में 10 से गुना करेंगे। CI कितना आया था 331, 10 से गुना करिएगा 33, 10 आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला छूट गया बीच में, फॉर्मूला सब बिना निकाले आंसर बना दीजिएगा। एक केस तो ये बोला गया। दूसरा आपसे बोला गया कि आप 10% का रेट दिया हुआ है, तो 10% अगर फॉर्मूला के हिसाब से जाते हैं तो न्यू रेट आपसे बोला कि 3r r³ % निकालेंगे। न्यू रेट % आप निकालेंगे 3r² r³%। जब रेट दिया हुआ है 10% का, तो 10 का क्यूब करिएगा तो 1000। आपसे कल भी बताया था कि 2-2 अंकों में लिखेंगे। 1000 का मतलब क्या लिखिएगा, 2 अंकों में आप लिखिएगा यहाँ पर 00, 10 कैरी हो जाएगा। अब आगे क्या लिखिएगा गोपाल भाई, ये वाला बोल रहे हैं क्या एक बार और। 10% का मतलब 1/10 भाई, बाकी तो जिसको जाना है चल जाना है भाई, परेशान नहीं होना तुम लोग। ठीक है गोपाल, ये 10% दिया हुआ है ना, 10% को लिखेंगे 1/10, ठीक है। तो 10 रुपया में 1 रुपये का ब्याज, तो 10 रुपया में 1 रुपये का ब्याज 11 हो जाएगा पहला साल में, दूसरा साल में भी 10 का 11 हो जाएगा, तीसरा साल में भी 10 का 11 हो जाएगा। बस इसी हिसाब से। इसका फायदा कब होगा ना कि जब जैसे क्वेश्चन में मिलेगा अगर कि पहला साल का रेट हमारा है 16.2/3%, दूसरा साल का रेट बोल देगा आपको 13 मतलब मान लीजिए 33.1/3%, तीसरा साल का बोल देगा रेट आपसे मान लेते हैं यहाँ पे सिंपल ही डाल देते हैं, अब यहाँ पे 10% लिख दिया, तब तो उलझिएगा ना। तो ऐसा केस में क्या करिएगा कि इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिएगा। 33.1/3 को 33 1/3 को 1/3 बोल सकते हैं, 16 2/3 को 1/6 बोल दीजिएगा, 10% को 1/10 बोलिएगा, और इसी पर 3 में 1 करके 3 1 4 कर दीजिएगा, 6 और 1 7 कर दीजिएगा, 10 और 1 11 कर दीजिएगा। तो रेट जब ये फ्रैक्शन में रहेगा ना, मिक्स फ्रैक्शन में, तो बड़ा इसका यूज होता है। यहाँ पर सिंपल चूंकि 10% दिया हुआ था, तो 10% के लिए हम बता रहे हैं कि 10% को फ्रैक्शन में नोट करिएगा तो हो जाएगा 1/10। तो 10 रुपया में क्या लिखिएगा, 10 रुपया में बोलिएगा यहाँ पर 10 रुपया में लिखिएगा 1 रुपये का ब्याज, तो 10 रुपया में 1 रुपये का ब्याज 11 हो जाएगा पहला साल में।
धनंजय बाबा तू रहो, हम सोचे कि भाई लोग परेशान हो गए इसलिए हम बोलते हैं कि जिसको जाना चल जाना। हम जाने के लिए हम कहाँ किसी को कहते हैं, रहो ना भाई, हमको तो मजा आएगा जितना रहेगा तो लोग। पांडे जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप क्या? बताइए तो एक बार जल्दी। सर सर वो जो 5 नंबर क्वेश्चन है जो आप एक तरीका बताएं वो, और अगर सप्लीमेंट्री एंगल से सर हम सर वो बनाए थे तो सर वो भी तो सही है ना सर? 5 नंबर में हाँ क्या बोलेंगे बताइए। हाँ सर, रेशियो तो 5:1 का जाएगा इंटीरियर एक्सटीरियर का। एकदम एकदम। हाँ, तो ये 6x का वैल्यू 180 से ही बना सकते हैं ना हाँ सर? हाँ एकदम 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 बना दीजिए। ठीक। ठीक। चलिए देखिए यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग। गोपाल बाबा समझ लो रे, 10 में 1 रुपये का ब्याज, तो 10 और 11 कर देते हैं इसको। दूसरे साल में भी 10 के बदला 11 मिल जाता, तीसरे साल में भी 10 के बदले 11 मिल जाता। ठीक है भाई। तो अब इस तीनों को आपस में गुना कर दीजिएगा, 10 गुना 10 गुना 10 ये हो जाएगा 1000। 11 गुना 11 गुना 11 हो जाएगा 1331। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल 1000 रुपया, और ये अमाउंट हो जाएगा 1331, 1331। दोनों के बीच का अंतर है 331 रुपए का। तो प्रिंसिपल आपका 1000 रुपया कब, ये इस प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं था अभी हमको। हम इस केवल रेट और टाइम के हिसाब से अपना हम प्रिंसिपल निकाल लिए, अमाउंट निकाल लिए और सीआई निकाल लिए, केवल रेट और टाइम का यूज करते हुए। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हमको नहीं मालूम। यहाँ तक बात समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, तो आपसे बोला गया है कि जब ये 1000 रुपया प्रिंसिपल है, 331 सीआई है, अमाउंट हमारा 1331 है, तो पूछा कि अगर प्रिंसिपल होता 10,000 तब क्या होता सीआई। तो आप सोचिए कि 10,000 ओरिजिनल प्रिंसिपल है और रेशियो के हिसाब से हमारा आया है 1000। तो 1000 का मान अगर बोलिएगा 10,000 तो 1 का मान 10 बोलिएगा। सीआई पूछेगा तो 331 है, 10 से गुना करिएगा 3310 बोल देंगे। यहाँ पर अगर होता है 5000 मान लीजिए, तो 1000 का वैल्यू अगर 5000 बोलेगा 5 गुना, तो सब में 5 से गुना कर दीजिएगा। आप बोले सर यहाँ पे अगर 5 गुना नहीं मान लीजिए 400 दिया होता तब क्या करते, तो आप लिखते कि 1000 रेशियो का मान 400 के बराबर, एक रेशियो का मान 400/1000 है, मतलब डबल जीरो कैंसिल 2/5, तो सब में 2/5 से गुना करिएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया होगा? दिक्कत तो बताइए। गोपाल जी समझ में नहीं आया तो बोलिए। गोपाल भाई समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ रे। हाँ ना जी आ गया, चलो ठीक है। तो इस हिसाब से रेट को कर लेना। दूसरा इस पर जो बात कर रहे थे हम लोग कि 10 की जगह पर 10 का यूज कर दीजिएगा, तो 10 का क्यूब करिएगा 1000, तो डबल जीरो लिखिएगा 10 कैरी बढ़ेगा। ठीक, दो दो अंकों में लिखना, यही कल बताया गया था। 3r², r का मान 10 लिखिएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3, 300 करिएगा, और ये 10 है आपका 310। 3 में थ्योरम था, आवाज नहीं आ रहा था उस वक्त। अच्छा उसको देख लीजिएगा पांडे जी, तब तीसरा नंबर आते हैं वापस एक बार। तो इसमें क्या करिएगा, 310 में 10 लिखिएगा 3 कैरी, और ये 30 और 3 33, 33.1, 33.1%। मैंने बचवा लोग घूम रहे हैं यहाँ पर खाना के लिए, समझ गया। परेशान नहीं होना तुम लोग। न्यू रेट परसेंट है 33.1%। न्यू रेट परसेंट 33.1%, और इसी में प्रिंसिपल से गुना कर देंगे ना 10,000 से। 10,000 से गुना कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब हो जाएगा डबल जीरो कैंसिल, पॉइंट के बाद एक अंक, एक जीरो ऑन कैंसिल, यही आंसर हो जाएगा 3310। 2 मिनट, 3310 यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तो सेट करके अपने हिसाब से कुछ देखिएगा, दिक्कत बनेगा फिर बताइएगा। गोपाल जी बुझाया? ये सेट होते होते ना दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे 10% 2 साल में निकालिएगा, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100 कर दीजिएगा, हो जाएगा 21%। और जैसे 21% आया फिर 10% निकालना है, तो 21 10 31, 31 और 2 33.1, तो सीधे लिखिएगा कि 33.1% का मान, 33.1% का मान क्या होगा यदि 100% का मान दिया हुआ है 10,000 रुपया। खत्म कहानी, बुझ गया? यहीं से काम कर लीजिएगा। सौरभ भाई सेट हो गया, चलो बहुत बढ़िया।
अब आपका काम खत्म हो गया। इधर आप पांडे जी इसमें बोले थे थ्योरम का, थ्योरम वही फॉर्मूला था वो पांडे जी। तीसरा नंबर में बोले थे इसमें केवल फॉर्मूला ही था, तो फॉर्मूला के हिसाब से सेट हो गया है। ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बस यहीं से काम कर देंगे। चलिए सबका ठीक है भाई। तो कल के लिए बस वो बैंकिंग वाला सेट बना के देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा कम कम ही सही, अभी धीरे धीरे पढ़िए, फिर हम लोग लय पकड़ लेंगे अपना। तो कहानी खत्म है आज का, कहानी खत्म है आपका आज का भाई। तो अब धन्यवाद हो गया आज के लिए।